सबको नमस्कार। तो आज हमारे बीच डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, महान आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर और क्या क्या परिचय देते हैं, तो संगीताचार्य। तो सब कुछ एक साथ जोड़ करके एक एक युवा के रूप में आज मुझे 65 वर्ष की युवा। तो आज और परिचय ये है कि लॉकडाउन के दौरान में इन्होंने घरेलू चिकित्सक बनाया, घरेलू डॉक्टर्स। और वही जो जिस विद्या पर उन्होंने घरेलू चिकित्सक बनाया, उसी विद्या पर आज आज हम लोगों के बीच में प्रस्तुत हैं, जिसमें मिलेट्स एक बहुत बड़ा विद्या है। और इन्होंने महर्षि चरक से लेकर के महर्षि वाग्भट तक को प्रस्तुति किया। तो इसीलिए समय न लेते हुए मैं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी को निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद को हल्का करते हुए, जैसा आप घर घर में आपने आयुर्वेद पहुंचाया है, उसको आज हम लोगों के बीच में पहुंचाते हुए इस क्रांति के इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। स्टार्ट करें। डॉक्टर, ओवर टू डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी। बाकी सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना म्यूट कर लें, है ना। एक बार हाँ, सभी को प्रणाम, नमस्कार। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो सबकी तारीफ करते हैं। हमारे योगी जी ने जरूरत से ज्यादा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात पर खरा उतरूं, प्रयास करूंगा जैसा योगी जी ने बताया गया है। राइट। तो आज का जो विषय है हमारा मिलेट्स, और मिलेट्स पे हमने 6 भाग तैयार किए हैं। वात पित्त कफ के आधार पर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आयुर्वेद में कहाँ कहाँ इसका, जैसे महर्षि चरक ने इसके ऊपर वर्णन किया हुआ है, महर्षि वाग्भट ने भी अपने अष्टांग हृदय में अपने जो अन्न भाग जो है, अन्न के प्रकार, उनके उस चैप्टर में इसका वर्णन किया है। और बखूबी उन्होंने इसको बताया कि किस प्रकार से मिलेट्स का हमारे यहाँ प्रयोग होता आया है हमारे देश में। ये तो ठीक है, हम 100-200 साल से अन्य चीजों पर चले गए, तो अन्य से अपने वाले विषय पर लौटने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम अन्य क्या थे, अन्य में अभी हम क्या कर रहे हैं, और पहले हम क्या करते थे और क्या। तो इसकी भूमिका जो है, यदि आगे समय रहा और आप लोगों ने इसे पसंद किया, तो ये श्रृंखला का पहला भाग हम आज शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने एक विषय रखा है, दोषानुसार मिलेट्स चिकित्सा। ये हमारा आज का मुख्य विषय का पहला भाग, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स का उपयोग आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, प्राचीन भारत में अनाज केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि यह एक चिकित्सा, ऋतुचर्या और दोष का शमन का माध्यम भी हुआ करता था, जो कि आजकल माध्यम बदल गया है। हम पश्चिम के अंधानुकरण पर आश्रित हो गए हैं। हम अपने पे लौटते हैं, अपने वाली पे लौटें व्यवस्थाओं पर, तो ज्यादा अच्छा होगा। यही प्रार्थना के साथ आज का विषय शुरू करते हैं। तो आज का विषय हमारा मिलेट्स का परिचय देखते हैं। तो मिलेट्स क्या है। मिलेट्स, आज के युग में इसे मिलेट्स नाम दिया है, लेकिन हमारी जो पुस्तक है, संस्कृत में से शुक्र धान कहा गया, शुक्र धान, ठीक है, और कर्ण धान भी कहा जाता है, या फिर इसे क्षुद्र धान्य की संज्ञा भी दी गई है।
तो ये अनाज क्या है? लघु हैं आयुर्वेद की भाषा में। देखिए, आयुर्वेद की कुछ एक भाषा है, शैली है अपना, क्योंकि आयुर्वेद एक गुण चिकित्सा पद्धति है। वो केवल हर चीज के गुणों की बात करती है। तो वात पित्त कफ यानी हमारी जो प्रकृति है, और लगभग हमारे मुख्य गुण जो 20, वैसे तो 51 से ऊपर है, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण में 20 गुणों का ज्यादा महत्व बताया गया है। तो 20 गुणों में से जब हम आयुर्वेद की व्याख्या करेंगे, आयुर्वेद को समझेंगे, आयुर्वेद के चैप्टर्स को समझेंगे, तो एक एक करके हम गुणों की चर्चा करते चलेंगे। तो वात पित्त कफ जो हमारी 3 प्रकृति है मुख्य रूप से, वात पित्त कफ, ये 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। जब ये 5 तत्व मिलके, शरीर ही नहीं पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो यही 5 तत्व हमें चेतनावान जब अवस्था में लाते हैं, यानी एक यूनिट तैयार होती है। यूनिट का मतलब आपको सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। यूनिट मतलब सारी ऐसी व्यवस्था जो इकाई, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं अपन, जैसे मिलिट्री में या आर्मी में, फौज में, या ऐसी व्यवस्था में यूनिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां पर कि सारी व्यवस्था हमारा संचालन स्वयं करती है। वो व्यवस्था जिसमें पोषण से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं को, ये संपूर्ण व्यवस्थाओं को संचालन का कार्य देखा जाता है, ऐसी व्यवस्था यूनिट कहलाती है। आज की भाषा में यूनिट को मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया, और आज जो यूनिट है, यूनिट का हम एक छोटी हमारे शरीर के अंदर इकाई अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से जानने का प्रयास करें, तो यूनिट का मतलब हमारा सेल, सेल या हिंदी में बोले तो कोशिका, यानी कोशिकाओं से कुछ कोशिकाओं का समूह मात्र हो जाता है। तो सेल सेल सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्तक, टिश्यूज, और टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं? हमारे अंग, और अंग मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है, जो चेतनावान है हर तरह की व्यवस्था को। हालांकि आपका सेल, यानी वो भी यूनिट भी अपने आप में चेतनावान है। उसमें भी 14 भाग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए और भी मटेरियल है इसके अंदर। सेंट्रल जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो संचालित करता, जो हमारे शरीर में अ, जो हमारे द्वारा मुख या हमारे शरीर के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है भोजन, उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में देखें तो ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? एक सेल हमारा 2 अणु, यानी किसके लेता है? 2 अणु हमारे शुगर के लेता है, या हम ये माने, अब 3 पार्ट हो गए इसके, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का, हालांकि फ्रुक्टोज सुक्रोज भी ग्लूकोज का ही पार्ट है। तो ये जो मिलेट्स हैं, आज की भाषा में इसके ऊपर जो रिसर्च आई है, वो कहते हैं कि इसमें ग्लूकोज कम, लेकिन एनर्जी का कारक ज्यादा है। तो इसमें सुक्रोज या फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज यानी फलों से जो प्राप्त होती है वो, और सुक्रोज यानी सब्जियों से, और ग्लूकोज हमारे भोजन से प्राप्त होती है, जिसको हम पोषण के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज की भाषा में देखें तो 2 अणु मिलकर के ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं। तो क्रिया करने के बाद में जो एक खराब हो जाता है या एक वेस्टेज जाता है, वो हमारा टॉक्सिक मटेरियल के रूप में, और बाकी 2 ATP का निर्माण करता है, यानी ऊर्जा की एक इकाई है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ATP। ठीक है। तो इससे हम, जैसे आजकल किलोमीटर, मीटर, कपड़ा नापने का एक साधन है हमारे पास में, या सड़क नापने का एक साधन है, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस प्रकार की जो हमारी इकाइयां हैं, आधुनिक इकाइयां, तो हमारे शरीर में भी मेडिकल साइंस को भी एक इकाई चाहिए थी, तो उन्होंने ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के नाम से आधुनिक विज्ञान ने बोला।
हमारे दृष्टिकोण में, आयुर्वेद के दृष्टिकोण में, ये सब जो है हमें स्वाद और अन्य चीजों से प्राप्त होती हैं। इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा शरीर केवल, हमारा जो सनातन परंपरा है, इसके अंतर्गत केवल 5 तत्वों से चेतनावान होता है। तो यही चेतना हमारे शरीर को चलाने का या निर्माण करने का जो भी कार्य होता है, विनिर्माण या वृद्धि या क्षय के लिए यही सारी जिम्मेदारियां लेता है। इसमें कोई तत्व, पांचों तत्व सम है, बराबर है, तो ठीक है, हमारे शरीर में रोग नहीं आते। और यदि ये असम हो जाते हैं, असामान्य रूप से होते हैं, किसी भी तत्व का घटना या बढ़ना रोग को निमंत्रण देना माना जाता है। तो आयुर्वेद की दृष्टिकोण में तो यह है कि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से कोई घट गया या कोई बढ़ गया तो रोगों का निर्माण हमारे शरीर में होता है। हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी, तो इम्यूनिटी डाउन होगी तो क्या होगा, कोई भी, अब कमजोर आदमी को तो कोई भी दबा लेता है ना। किसी पहलवान को थप्पड़ मार के दिखाए कोई सड़क पे चलते हुए, तो उसे पता भी पड़ेगा, है ना, तो उसको जवाब भरपूर मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी जो इम्यूनिटी है, आज की जो भाषा में इम्यूनिटी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब 7 धातुओं से आती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर उसके बाद में इम्यूनिटी आती है। तो हमारे एक क्रम है। ये तो है आयुर्वेद का हिस्सा। अब जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स का योगदान क्या है इसमें? मिलेट्स इसी के अंदर वात पित्त कफ के अनुसार किस किस व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, बस इसी की जानकारी हमको जानना है आज शेष। तो महर्षि वाग्भट जो इसकी व्याख्या करते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि इसमें शुकधान शब्द शब्द का यूज करते हुए उन्होंने बताया कि एक ऐसी व्यवस्था है जो मतलब ये अनाज जो हैं लघु हैं, यानी पचने में आसान होते हैं। लघु यानी हमारे शरीर को लघुता चाहिए। हम कोई खाना खा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही शरीर हमें ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब या ब्लड के अंदर मिलाने में हमारा शरीर योगदान देता है। ये हमारा पाचन संस्थान इस कार्य को करता है, बखूब जानता है। तो ये जो व्यवस्था है हमारे हजारों साल से, तो इसको क्या माना है, लघु माना है, यानी आसानी से पचने वाला, हल्का है पचने में। रूक्ष है, ये ड्राई है, सूखा है। दूसरा शीघ्र पाकी है, यानी आसानी से पकने वाला। और संतुलित पाचन, ये मिलेट्स का जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो ये शीघ्र पाचन यानी संतुलित पाचन जो है में सहायक है। अब इसके साथ कुछ भी हम लेंगे तो हमारा शरीर इसको जल्दी से ग्रहण करने में सक्षम होता है। तो ये तो हमने मिलेट्स के बारे में जानने का, शॉर्ट में समझने का प्रयास किया कि मिलेट्स है क्या। अब ये क्या क्या है, अभी केवल आयुर्वेद के जो चैप्टर हैं उसके आधार पे मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो एक तो कंगनी, जिसे वहां पर प्रयोग किया गया है, फोक्सटेल, आज की भाषा में हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं उसे फोक्सटेल, या इसे अलग अलग भाषा में कांगू भी कहा जाता है, मराठी में, गुजराती में, ऐसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। तो मैं उसमें ना जाकर के मेन मुद्दे पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा कंगनी, उसके बाद कोदो, या इसे कोदरा भी अपभ्रंशित भाषा में कहा जाता है। एक है शामक, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल मिलेट, इसे सामा भी कहा जाता है, बाजरा। अगला आता है, इंग्लिश में कहा जाता है पियर, और इसे सज्जन भी कहा जाता है कई कई जगह पर। इसके बाद में ज्वार भी आयुर्वेद ने माना है मिलेट्स की श्रेणी का हिस्सा है, इसे जवारी भी कहा जाता है, और या सोरगम भी कहते हैं। रागी, रागी अर्थात फिंगर मिलेट, इसे नाचनी भी कहा जाता है, मराठी भाषा में और गुजराती में नाचनी भी कहते हैं, कई जगह पर पंजाबी में भी ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये तो हो गए मुख्य आयुर्वेद की दृष्टिकोण में मिलेट्स,
जो हमारे शरीर में चिकित्सा का काम कर सकते हैं। अन्य भी करते हैं, वो आधुनिक रिसर्चेस भी हम उस विषय को भी उठाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है, आज हम चर्चा केवल उस पर करने वाले हैं। तो आयुर्वेदिक अन्न वर्गीकरण भाग से आता है ये। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में अन्न को दोष, गुण और अग्नि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। दोष, दोष क्या है? कफ, पित्त, वात। अग्नि क्या है? 13 प्रकार की अग्नियां। ठीक है, 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। तो 5 अग्नि तो आपके दोषों की होगी, और फिर 7 अग्नि हो गई आपकी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 और 5 12। और जो आपका स्टमक, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, 13। इस प्रकार से 13 अग्नियों का वर्णन हमें आयुर्वेद बताता है। इसमें से कोई भी एक अग्नि खराब है, यानी सिस्टम आपका खराब हो गया, वहीं से आपके डैमेजेस शुरू होते हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो इसका जो वर्गीकरण है इन्हीं गुण दोषों के आधार पर। गुण क्या है? दोष की मैंने चर्चा कर दी, अग्नि की चर्चा कर दी। गुण, गुण मैंने वही कहा कि आयुर्वेद क्या है? गुण चिकित्सा है। लघु, तीक्ष्ण, है ना, ये शब्द ये गुण में आते हैं। तो ऐसे 20 गुण मुख्य मानता है आयुर्वेद। 3 4 अन्य जो 5 गुण है 51 हो सकते हैं। दूसरा, मिलेट्स को लघु की श्रेणी में रखा है। और क्या है? शीतवीर्य माना है। देखिए, भारत की जलवायु अक्सर कर ज्यादातर स्थानों पर गर्म पाई जाती है। तो हमने क्या किया? ऐसी चीजों को अपनाया जो बैलेंस कर सके शरीर में, है ना, अग्नि को सुरक्षित रखते हुए बैलेंस कर सके। तो हमने क्या किया? शीतवीर्य यानी ठंडी। तो लघु, शीतवीर्य या रूक्ष कहा गया है। ये वात को बढ़ाने वाला माना है। अब इसको और थोड़ा सा वात, पित्त और कफ के आधार पे भी हम जाएंगे, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण की तरह देखें तो लघु अन्न किन्हें माना है? जो शीघ्र पचने वाले हैं, जैसे सामा और कोदो। इनको क्या माना है? लघु माना है, यानी जो आसानी से पाचन क्रिया जिनकी हो सकती है, यानी पचने में जिसका डाइजेशन सिस्टम बहुत कमजोर है, तो उनको क्या चीज लेना चाहिए? सामा और कोदो। ये 2 मिलेट्स की चर्चा करते हैं। रूक्ष अन्न, जो पतले होना चाहते हैं, स्लिम दिखना चाहते हैं, है ना, हष्ट पुष्ट ज्यादा है, या राउंड 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 कप प्रकृति के लोग हैं, या मोटापा जिनके शरीर में, उनको शरीर को एकदम फिट रखना है, तो लघु अन्न, जिनका गुण वातवर्धक होता है, ऐसे अन्न को हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। तो इनको क्या बताया गया? इसमें रागी और बाजरा, ये 2 बताए गए। ठीक है, तो जो कफ प्रधान लोग हैं उनके लिए क्या हुआ? या कफ की बीमारी से पीड़ित है। कफ की बीमारी क्या क्या हो सकती है? जैसे डायबिटीज, है ना, और क्या क्या हो सकती है? बीपी। तो इस तरह की बीमारियों के लिए थोड़े लाभकारी माने हैं, जबकि वो नहीं माना है सामा और कोदो को, राइट, आयुर्वेद की दृष्टिकोण। अब आते हैं हम शीतवीर अन्न, यानी ठंडी प्रकृति वाले। तो ठंडी प्रकृति वाले क्या है? जैसे ज्वार, कोदो, ये इनको क्या माना है? पित्त शमन। अब जिसके शरीर में रेड कलर के पेचेस होते हैं स्किन पर, या महिलाओं को माहवारी ज्यादा आ रही है, जरूरत से ज्यादा, ये ब्लीडिंग शरीर में कहीं भी हो रही है, या रेडिश कहीं भी दिखता है, जलन है शरीर में, इस टाइप की कुछ परेशानी आ रही है, तो इन सब के लिए हमको क्या करना है? ज्वार और कोदो, ये 2 शब्द जो है हमें याद रखते हैं। ये 2 मिलेट जो है हमारे पित्त का शमन करने वाले हैं। तो मैंने कफ, पित्त और वात, इन दोनों में डिवाइड करके आपको ये सारा बता दिया। अब आते हैं इसके आगे। तो महर्षि चरक ने इसके लिए श्लोक भी दिया हुआ है। कहां पर दिया है? चरक संहिता में, सूत्र स्थान 5/12, यानी 5वां अध्याय, सूत्र स्थान और 12वां श्लोक है।
वो क्या कहते हैं? लघु, रूक्षणम, कटु, तिक्तम, कषायम। यानी इसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। लघु यानी पचने में आसान है, रूक्षण यानी वो ड्राई, सूखा है ना, तो कफ के लिए अच्छा है, कफ पीड़ित या जिनको मोटापा से मुक्ति चाहिए। कटु, तिक्तम, कषायम। कटु, कटु का आशय कड़वा नहीं, ये अपितु यहाँ पर काली मिर्च का जो स्वाद है उसे कटु माना है आयुर्वेद में। तिक्तम, तिक्तम का मतलब करेले जैसा स्वाद, राइट। कषायम जैसा फिटकरी का या धनिया पानी का जो स्वाद, ठीक है। ये स्वाद हमारे 6 स्वाद हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 जो स्वाद होते हैं, मधुर का मतलब मीठा, अम्ल, अम्ल का मतलब एसिडिक जिसको हम बोलते हैं, या खट्टा जिसको बोल सकते हैं हम, सिट्रिक आधुनिक भाषा में। लवण यानी नमक, नमक का आपको पता ही है। ये तीनों क्या करते हैं? शरीर में वजन बढ़ाते हैं या रोग को बढ़ा सकते हैं। यदि आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट करा रखी है और रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो इन तीनों स्वाद को कम कर दो। फिर क्या करेंगे? कटु, तिक्त, कषाय, इन 3 स्वाद को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो। थोड़े दिन में आपको, 2 से 3 दिन में या 4 दिन में, किसी को 5 दिन में, आपको सारी रिपोर्ट नॉर्मल दिख जाएंगी। अब आपको खाने से, खाने को दवा बनाना है, दवा को खाना नहीं बनाना। तभी हम क्या कर रहे हैं? दवा को खाना बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्णन आता है। तो इसे क्या बताया है? लघु, रूक्षण, कटु, तिक्तम, कषायम। इसको क्या माना है? वात वर्धनम, यानी वायु को बढ़ाने वाले, यानी वायु तत्व को शरीर में बढ़ाने वाले। तो वायु तत्व क्या क्या कर रहा है? हमारे शरीर में जितने भी दर्द वर्द होते हैं सारे इसी से आते हैं, है ना। मासिक धर्म में दर्द होता है महिलाओं को, वो भी सब इसी से आता है। कोई बॉडी में पार्ट हमारा श्रिंक कर गया है तो भी इसी से आएगा। जोड़ों का दर्द, स्लिप डिस्क, है ना, और नींद न आना रात को, तो ये सब जो है वात वृद्धि के कारक तत्व माने हैं। अब इनका उपयोग कैसे करना है, ये सारी चीजों को भी हमें समझना है। और क्या माना है? लघु और रूक्ष पदार्थ वातवर्धक होते हैं, ऐसा महर्षि बताते हैं। सूत्र स्थान 5/12, 12वां श्लोक में वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? महर्षि चरक। कहां पर बताया? चरक संहिता के सूत्र स्थान 5/12। 5 क्या है? 5वां अध्याय। 12 क्या? श्लोक नंबर। तो जिसको और डिटेल चाहिए आप वहां पर डिटेल कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की, राइट। तो मिलेट्स के गुण धर्म की चर्चा करते हैं हम। गुण धर्म देखते हैं कि कौन कौन से मिलेट्स क्या क्या गुण धर्म रखते हैं, उनकी वैल्यू क्या है आज के विषय में, तो उनमें गुण क्या है। तो अपन सबसे पहले बाजरे का देखते हैं। तो बाजरा क्या है? गुरु, रूक्ष, उष्ण। अब मैंने कहा ना, आयुर्वेद क्या है? गुणों की चिकित्सा है। तो विपरीत गुण वाली चीजें देना शुरू कर दो तो चिकित्सा आपकी हो जाती है। गुरु, गुरु यानी पचने में भारी, हैवी, अन्य चीजों से भारी, ठीक है। रूक्ष यानी ड्राइनेस लाने वाला बॉडी के अंदर। और क्या? उष्ण, गर्मी, अग्नि तत्व ज्यादा है इसमें। उष्ण यानी तासीर में गर्म है ना। उष्ण वीर्य। और देखा होगा आपने, कुछ लोग घर में बात करते हैं, दादी नानी से सुना होगा, इसकी तासीर ठंडी है, इसकी गर्म है। तो बाजरे की तासीर क्या है? गर्म। इसलिए ज्यादातर राजस्थान में सर्दी के दिनों में इसको प्रयोग किया जाता है, और घी के साथ प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। जहाँ मॉइस्चर वाले प्रदेश हैं वहां पर बिना घी के प्रयोग किया जा सकता है, या जिनको वजन घटाना है वो सीधे भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है? वातवर्धक और कफ शामक। कफ शामक यानी आदमी को स्लिम बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं और आपको मोटापा दूर करना है तो सबसे आपके लिए अच्छा कंटेंट यही हो सकता है जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं, राइट।
वातवर्धक यानी वात को बढ़ाने वाला, यानी जिसके रोग हैं शरीर के अंदर, कौन कौन से, कफ के रोग 20 सबसे ज्यादा कठिन रोग जो आसानी से ठीक नहीं होते, आयुर्वेद जिनको 20 रोगों को, 18 से 20 रोगों को उस श्रेणी में रखता है, कफ के रोग। क्या क्या, जैसे डायबिटीज, इसको भी असाध्य रोग मान लिया जाता है क्योंकि आजकल जरूरत से ज्यादा फैला पड़ा है, तो उसके लिए क्या है, ये अच्छा रहेगा, है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए। लेकिन वो सब प्रकृति जज करने के बाद आप अपनी प्रकृति देखिए, वात पित्त कफ में से कौन सी है। दूसरे की चर्चा करते हैं, कोदो। कोदो क्या है, लघु शीत कषाय। लघु का मतलब पचने में आसान है, शीत कषाय, शीत यानी तासीर में ठंडा है, और कषाय हमने ऊपर देखा था उष्ण, यहाँ पर क्या है, शीत। तो वीर्य, वीर्य का मतलब वो पुरुष का वीर्य वो नहीं, यहाँ पर आयुर्वेद में वीर्य का मतलब तासीर, है ना, यानी उष्ण और शीत। तो ठंडी और गर्म दो तरह से देखा जाता है आयुर्वेद में। तो कोदो की क्या हुई, लघु शीत कषाय। कषाय में ये यूरिटरी आजकल जो बोलते हैं ना, यूरिन को बढ़ाने वाला जिसको बोलते हैं, यानी बॉडी से डिटॉक्स करने वाला, बाहर निकालने वाला। तो कोदो क्या है, डिटॉक्स करने वाला, बॉडी को सफाई करने वाला। तो यूरिन को ज्यादा बना सकता है, यूरिन को बाहर निकालने में मदद करेगा। लघु, पचने में आसान है, शीत यानी ठंडा है। आपकी किडनी को ज्यादा गर्म पदार्थ अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसके लिए अच्छा है, राइट। ऐसे ही जिन माताओं बहनों या हमारी बेटियों को ही समस्याएं माहवारी समय से पहले आती है, तो पित्त बढ़ गया होगा शरीर में शायद, इसलिए उनके लिए अच्छा है। और किसके लिए अच्छा, जिनको शरीर में जलन है या पित्त बढ़ गया, एसिडिटी टाइप के लोग, उनके लिए अच्छा है, राइट। मैंने ये शॉर्ट में बताया आपको क्योंकि आगे हमें बहुत कुछ चलना है। समा, समा का लघु मधुर कषाय। तो इसके गुण क्या हुए हैं, लघु यानी पचने में आसान है, लेकिन मधुर है। मधुर रस आयुर्वेद में पचने में कठिन माना है, जिसको पचाना कठिन होता है, मतलब मीठे का पाचन आसानी से नहीं होता, वैसे तो मुंह में ही होता है, पेट में जाने के बाद में मीठे का पाचन आधुनिक विज्ञान जो है नहीं मानता है, बहुत कम मानता है। तो क्या है, लघु ही यानी पचने में आसान है ना, विपरीत चीज और विचित्र गुण वाला है। मधुर यानी मीठा होते हुए भी पचने में आसान है, क्योंकि कषाय गुण भी इसमें मौजूद है। तो ये क्या करेगा, त्रिदोष शामक, यानी वात पित्त कफ को, जिसके सारे बिगड़ गए, सारी बीमारियां एक साथ हैं शरीर में। कई बार दिखने को लगता है कि नींद भी नहीं आती है, कई बार मोटापा भी है, कई बार बाल भी झड़ रहे हैं, कई बार जलन भी होती है शरीर में। ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया, यानी त्रिदोष शामक, वात पित्त कफ तीनों को शमन करता है। चर्चा करते हैं रागी की। रागी क्या है, रूक्ष और मधुर और शीत। जो भी मधुर रस होता है वो शीत ही पाया जाता है, याद रखिएगा। मधुर रस जहाँ आ गया है उसकी तासीर हमेशा ठंडी होगी। तो मधुर रस की तासीर क्या है, ठंडी है। कोई मधुर रस का सेवन करके जिसको नींद नहीं आती है, रात को सोए, जैसे पोस्ट के दाने हैं, तो बढ़िया नींद आती है। उस पर चर्चा बाद में करेंगे पहले, लेकिन अपन रागी पर चर्चा कर लेते हैं। रूक्ष का मतलब ड्राइनेस करता है, मधुर है, विपरीत गुण वाला है, मधुर होते हुए भी ये ड्राई रखता है बॉडी को, इसलिए डायबिटीज वगैरह इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। शीत यानी ठंडा। अब ये करता क्या है, तो ये कफ वात नियंत्रक, इसको क्या माना है, कफ वात नियंत्रक। मैं आसानी से बोल रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे, जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं। तो कफ वात नियंत्रक किसको नियंत्रण कर रहा है, कफ की बीमारियों। कफ की बीमारियां 18 से 20 बड़ी जिद्दी बीमारियां होती हैं, आसानी से जाती नहीं, आयुर्वेद मान के चलता है। वात नियंत्रक यानी जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, मोटापा है, उनको सबको नियंत्रण करने में इसका योगदान बहुत ज्यादा अच्छा है। खास करके कुछ लोग कैंसर के रोग में इसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी रोग में
और भी चीजें हैं, खाली एक शब्द का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं होगा। अब चर्चा करते हैं ज्वार। ज्वार क्या है? लघु रूक्ष शीत। लघु यानी पचने में आसान है, रूक्ष यानी ड्राइनेस करता है बॉडी में, शीत तासीर में ठंडा है। जो ड्राइनेस कर रहा है वो तासीर में ठंडा अक्सर कर होगा। तब ये फायदे क्या है इसमें? कफ हर, मधुमेह हितकारी। मधुमेह, देखिए हमारे यहाँ डायबिटीज के आयुर्वेद में कई प्रकार माने हैं, आधुनिक विज्ञान में तो सिर्फ ए और बी, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार के माने हैं आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद एक विस्तृत चिकित्सा है ना, तो इसके प्रकार भी ज्यादा हैं। उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, केवल आज हम इसी पर चर्चा करते हैं मिलेट्स का, क्योंकि हमारा विषय नहीं है डायबिटीज। आज हम चर्चा फिर कभी रखेंगे। तो सभी मिलेट्स मात्रा, अनुपान और दोष स्थिति अनुसार उपयोग होने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। मात्रा, अनुपान और दोष के अनुसार उपयोग में होने चाहिए। दोष क्या है? वात पित्त कफ। मात्रा क्या है? किसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किसे, कौन कौन सी प्रकृति वालों को क्या लेना चाहिए। दोष वात पित्त कफ, है ना। तो जैसी समस्या है वैसी समाधान आयुर्वेद बोलता है। और किसके साथ लेना चाहिए? अनुपान। अनुपान की चर्चा करता है। अनुपान का विषय, कई प्रकार के अनुपान माने आयुर्वेद ने। अनुपान यानी ऐसा चीज जिसके साथ में इसके साथ लिक्विड हो सकता है, या कोई चीज के साथ में इसका उपयोग करना, वो अनुपान कहलाता है। सेवन की विधियां वो अनुपान की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अनुपान का विषय उठा है तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं, कर ही लेते हैं। तो वात व्यक्तियों के लिए क्या करना है इसको? जो वात पीड़ित लोग हैं, वात पीड़ित कौन कौन से? 80 से 100 से भी ज्यादा, 80 से 100 रोगों को हम वात की श्रेणी में रखते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी है, जिनको ड्राइनेस है, स्किन फट जाती है ना, सूखापन ड्राइनेस लगता है। जो आदमी वात प्रकृति का जानना है, तो वात प्रकृति के बड़े विस्तृत गुण हैं। आपके सामने आंख मिला के बात नहीं करता, बैठेगा तो पैर हाथ पैर हिलते रहेंगे, एक जगह नहीं बैठता। रेलवे स्टेशन पे बैठा है तो किसी ने बोल दिया ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो पूरे रेलवे स्टेशन को गा देगा कि भाई साहब अभी लेट होना था क्या इसको, ट्रेन को आज ही तो हमने सफर करना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। क्षमा करें, एक फोन आ गया था तो मैंने काट दिया है। तो इनको क्या करना है? वात व्यक्तियों के लिए घी मिलाकर खिचड़ी के साथ में प्रयोग करना है। इसकी खिचड़ी बना लीजिए, 6-8 घंटे भिगो लो, भिगोने के बाद खिचड़ी बना लो, खिचड़ी बनाने के बाद में घी डाल करके प्रयोग करो। वात वाले व्यक्तियों के लिए। पित्त वालों के लिए कैसे प्रयोग करना है? दही या नारियल पानी के साथ में इसको प्रयोग करना है। अनुपान के विषय में हम अनुपान की चर्चा कर रहे हैं। अनुपान क्या है? अनुपान बहुत तरह का है ना। किसके साथ लेना है, क्या, कौन सी बीमारी में किसके साथ लेना है, ये बहुत एक लंबा विषय है। इसलिए मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया कि इसको कैसे समझे, अनुपान होता क्या है, राइट। तो वात वात वाले लोगों के लिए घी के साथ में प्रयोग करना है, और पित्त वालों के लिए दही और नारियल पानी के साथ अच्छा है। प्लीज जरा ये बीच में जो वार्तालाप चल रहे हैं थोड़ा अल्प विराम दें। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में आपकी भी बात सुनेंगे, राइट। कफ वालों के लिए क्या करना है? कफ वाले जिनको मोटापा दूर करना है, उनको भून करके, रोस्ट करके, त्रिकटु चूर्ण के साथ में टेस्टी मिला करके खाना है। त्रिकटु चूर्ण बहुत अच्छा टेस्टी होता है, तो उसमें काली मिर्च होती है ना, स्वाद अच्छा आएगा। तो ऐसे के साथ में थोड़ा टेस्ट भी बन जाएगा। सौंठ भी होती है उसमें, दालचीनी भी है। तो त्रिकटु चूर्ण को अपन इस पे डाल के खाएंगे तो रोस्ट करके बढ़िया नमकीन बन जाएगा, टेस्टी बन जाएगा आइटम। तो उसको खाएंगे तो हमारे
डायबिटीज में भी लाभ करेगा, अन्य कफ से जुड़ी हुई बीमारियों में लाभकारी परिणाम देगा। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया अनुपान का। आयुर्वेद कहता है अनुपान औषधस्य जीवनम, यानी अनुपान ही औषधि का जीवन है। आयुर्वेद ऐसा कहता है। राइट। आगे की चर्चा करते हैं, सावधानियां क्या लेनी चाहिए, क्योंकि मिलेट्स ड्राइनेस भी कर रहा है, कई बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। तो सबके लिए सभी चीज उपयुक्त है ये तो नहीं मान सकते ना। अब आप समझ गए होंगे इतनी सी देर में कि सबके लिए सब कुछ उपयुक्त नहीं है। राइट। तो किसके लिए क्या क्या उपयुक्त है, इसके लिए सावधानियां भी रखनी होगी, इसके लिए व्यवहारिकता जो होनी चाहिए वो, उसके लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अत्यधिक रूक्ष यानी जो ज्यादा सूखे हैं, यानी ड्राइनेस बढ़ाने वाले हैं मिलेट्स, वो क्या करते हैं, वात को बढ़ा सकते हैं। तो उनको क्या करना है, घी के साथ में यूज करना है। ऊपर मैंने बताया था कि कौन से ड्राइनेस बढ़ाते हैं। तो घी सूप में भी प्रयोग कर सकते हैं आप, उसको सूप बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सूप में भी आपको फायदा करेगा। सूप में घी का छोका लगा करके हींग जीरे का, या जैसे भी आपको टेस्टी बनाना है, किसी को प्याज लहसुन का तड़का लगाना है, जिसको जैसी अपनी सुविधा अपनी देखें, जो व्यवस्थाएं जिनके साथ में होती हैं वो कर सकते हैं। तो घी या सूप या दाल के साथ लें, यानी कोई ना कोई लिक्विड होना चाहिए। सीधे आप मिलेट ड्राई फॉर्म में लेंगे तो खतरनाक हो जाएगा। तो दाल के पानी के साथ में यूज कर सकते हैं, मूंग की दाल के पानी के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिदोष शामक हो सकती है। पचने में हल्के होने के कारण भोजन के पहले भाग में इसे खाना ज्यादा उचित होगा, है ना। तो खाने का तरीका, इसके लिए सावधानियां, और रात्रि भोजन में अधिक न लें, विशेषतः जब आपका वात बड़ा हो, क्योंकि ये वात बढ़ाते हैं। रात में लेंगे, वैसे तो रात्रि को आयुर्वेद मना करता है भोजन नहीं करना है, दिन ढलने के बाद में भोजन करना ही नहीं है। अदरवाइज तो हम निशा यानी रात्रि और चर खाने वाले निशाचर, राइट, रात्रि में भोजन करने वाले सभी निशाचर होते। आजकल तो हम भी हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे ठीक करने की। पुराने अनाज यानी 1 वर्ष तक उनको संग्रहित करना है फिर खाना है। आजकल क्या हो रहा है, आयुर्वेद कहता है पुराने अनाज को हमें 1 वर्ष संग्रहित करना है, संग्रहित करने के बाद में अगले साल उसको खोलना है। तो पहले क्या करते थे हमारे यहाँ, एक कोर्टयार्ड बने होते थे उसमें, या हमारा भोजन का स्टोर रूम होता था, उसमें स्टोर कर दिया जाता था। कुछ मिट्टी के बनाए जाते थे, कुछ उसमें नीम के पत्ते रख दिए जाते थे, उसे कीड़े मकोड़े या ऐसी चीजें ना लगे, वैसे लगते नहीं है इसमें, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग करते थे ऐसे प्रयोग। तो ये 1 साल से पुराने ही यूज करने चाहिए। और अधिक पचनीय हो जाते हैं ये, और अधिक पचनीय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पचने में और हल्के हो जाते हैं। जितने ज्यादा पड़े होंगे पुराने अन्न, उतना ज्यादा हल्के हो जाते हैं। ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, जो बोल देता हूँ एक बार। हेलो। हाँ, मैं एक मीटिंग में हूँ, तो अर्जेंट है तुरंत। नहीं, मेरे को HDFC बैंक का आपने जो चेक दिया था ना वो साफ नहीं है। तो मैं अभी आधा पौन घंटे या 1 घंटे बाद कॉल करूंगा, यहाँ से मीटिंग फ्री होगी, क्योंकि मेरा लेक्चर चल रहा है ना। ठीक ठीक। हाँ, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में। सॉरी। अब समाधान मंत्र या संकल्प की चर्चा कर लें, क्या क्या होना चाहिए। तो क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें जानी हैं, धीरे धीरे और आगे की चीजें भी जानेंगे। तो शरीर अन्नमयम इति सत्यम, ये एक योग्य अन्न ही योग्य अग्नि और
आरोग्य को जन्म देता है। आज से हम दोषानुकूल अन्न का चयन करेंगे, ऐसा संकल्प लें। क्योंकि वात पित्त कफ यानी हमारे जो दोष हैं उसके आधार पर हम संकल्प करते हैं कि हम चयन करेंगे। ठीक है, तो अगले व्याख्यान में हम जानेंगे उनकी झलक कैसे। वात दोष पर हम चर्चा करेंगे। वात अभी आज मैंने केवल परिचय दिया मिलेट्स का, तो आप थोड़ा सा इसको और ओपन करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो अगले व्याख्यान में हम इसकी झलक आपको दिखा देते हैं। तो वात दोष और मिलेट्स ये हमारा अगले व्याख्यान का चर्चा का विषय होगा। तो प्रत्येक मिलेट्स का हम और बहुतायत चर्चा करने का, और पकाने की सही विधि क्या होनी चाहिए, है ना, ये सारी की भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगले वाले अध्याय में। क्योंकि हमने 6 अध्याय इसको बनाने का प्रयास किया है शॉर्ट में। अब आपके कोई यदि सवाल आपको उचित लगते हैं करना तो आप कर सकते हैं। अभी मैं अपनी व्याख्यान की वाणी को विराम देता हूँ। दादा, यहाँ एक्चुअली जो आपकी वार्तालाप हुई, इसमें थोड़ा सा वात पित्त कफ को थोड़ा विश्लेषण कर देंगे तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। क्योंकि अगर जो लोग वात पित्त कफ जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वात पित्त कफ का थोड़ा सा, वात पित्त कफ क्या है वो बता दीजिए। राइट और राइट, फिर वैसे तो उसके मैंने बाद, पिछले हाँ, पिछले उसमें व्याख्यान में बताया था वात पित्त कफ, लेकिन फिर भी आपका आग्रह है तो नहीं, मैं इसको रिवाइज कर वापस दीजिए। रिपीट कर देता हूँ। हाँ, रिवाइज कर दो। राइट, नो टेंशन। जी। तो हम वात पित्त कफ की चर्चा करते हैं। ये हमारा जो सनातन परंपरा है ना, ये परंपरा ये मान के चलती है कि इस सृष्टि के अंदर कोई भी जीव संरचना है तो वो 5 तत्वों से निर्मित होती है। 5 तत्व ही जब चलायमान होंगे, ये चेतनावान होंगे, तभी आप सृष्टि में किसी जीव संरचना का हिस्सा बन पाएंगे। उसमें जो भी खराबियां होंगी या कम ज्यादा होगा, वो आपके दोष का निर्मितीकरण करेगा। अब इसको समझते हैं कि 5 तत्वों को कैसे माने। 5 तत्व पहले क्या है ये समझते हैं। तो पहला तत्व हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? अब पृथ्वी को तो उठा के हम खा पी सकते नहीं ना सीधे। तो हमारे किचन के अंदर पृथ्वी से जन्म लेने वाले जितने भी कंटेंट सूखे दिखते हैं ड्राई फॉर्म में, ये सारे पृथ्वी तत्व हैं। वो आपका गेहूं का आटा हो गया, मिलेट्स का आटा हो गया, या मिलेट्स हो गए, या जैसी किसी फॉर्म में ड्राई फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पृथ्वी तत्व हो गए। अब हम चर्चा करते हैं जल तत्व की। दूसरा जल तत्व है, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों को मिलके क्या बनता है? आपका कफ दोष बनता है। तो जल, आज का विज्ञान बोलता है कि हम 70 से भी ज्यादा % हमारे जल शरीर में कैरी करते हैं, और यही एक व्यवस्था का संचालन करता है। क्योंकि इसी से ही पृथ्वी तत्व में विशिष्टता प्राप्त होती है, यानी कफ का निर्माण होता है, यानी जीव संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा है अग्नि तत्व, तीसरा वाला अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, जो भी 13 प्रकार की अग्नियों की मैंने चर्चा की थी, अभी आपको बता दिया इस विषय में। तो अग्नि तत्व वो है हमारे सारे शरीर की व्यवस्थाओं में जो भी भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो सारा अग्नि तत्व है। अब अग्नि के साथ में जल जब मिश्रित होता है तो ये पित्त का निर्माण करता है। यानी फिर वही बात आ गई कि अग्नि को प्रज्वलित करने में जल का उपयोग होता है। जैसे हम हवन करते हैं ना, हवन में घी या अग्नि के बाद में पंडित जी क्या करते हैं? 1 2 4 छींटे उस पर मारते हैं, जिससे जल्दी से अग्नि भड़क जाए। तो जल की मात्रा कम है, अग्नि की ज्यादा है, तो पित्त। अब पित्त के गुण और कफ के गुण वो हम
एक हमने पूरा कोर्स बनाया, एक लंबा चौड़ी व्यवस्था है। उसमें लगभग 3 से 4 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। वो यदि आप लोग कहेंगे तो आप में से किसी का एक पूरा बैच बन जाएगा और हम उस कोर्स को हम शुरू कर देंगे, ताकि आप लोगों को डिटेल इसका पता पड़े उसके गुण क्या हैं, क्योंकि गुण और ये सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। तीसरा आता है वात। तो हमने कफ की चर्चा की, पित्त की चर्चा की और वात। वात क्या है? वात यानी वायु, या देसी भाषा में हमारे यहाँ पे दादी नानी से सुनते हैं बाय, है ना। बाय की बीमारी हो गई, क्या हो गया? बाय की बीमारी, जोड़ों में दर्द। तो बाय क्या है? वायु तत्व और आकाश तत्व का मेल। वायु और आकाश मिल करके क्या बना रहे हैं? वात का निर्माण कर रहे हैं। यदि वायु बढ़ गया है तो आपके शरीर में क्या क्या होने लगेगा? ड्राइनेस होने लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कई बार लगता है आज मन नहीं है, छोड़ो है, नेक्स्ट फिर कभी देखेंगे, है। ये वाली एक फीलिंग सी आ जाती है बॉडी के अंदर, दिमाग में, दिल दिमाग में। ये फीलिंग आ रही है ना, ये वात की वृद्धि के कारण आ रही है। तो वात जैसे ही कम होगा, इसमें आकाश तत्व की वृद्धि कर दीजिए तो वात अपने आप संतुलित होने लग जाएगा। आकाश तत्वों में क्या आ जाती है? सारी जितनी भी खोखली चीजें हैं वो सब आकाश तत्व है। जैसे नारियल अंदर से खोखला है, कद्दू, बेल पर लगने वाली ज्यादातर चीजें, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये वात, पित्त और कफ, यानी कफ पित्त वात, हम तीनों की चर्चा कर चुके। ये है क्या, मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया क्योंकि ये एक लंबा विषय है। कफ के भी 5 प्रकार हैं, पित्त के भी 5 प्रकार हैं, वात के भी 5 प्रकार हैं, लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो 10 प्रकार हैं। राइट, हमारे जो शास्त्र हैं, ये वैदिक परंपरा है, वेद है, ये 10 मानते हैं वात। 5 को वो शारीरिक व्यवस्था को चलाने में, और 5 को स्पिरिचुअल व्यवस्था में थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बने हैं। उसमें वो सब बात करते हैं कि उन पर हम चर्चा फिर कभी रखेंगे, क्योंकि बहुत एक लंबा विषय हो जाएगा। अभी केवल ये जानना शेष है हमें कि 5 प्रकार के वात पित्त कफ होते हैं। तो ये इनके प्रकार, और हमने तीनों की संरचना देखी। गुणों की चर्चा करते हैं तो वात में पतला दुबला शरीर, स्लिम ट्रिम बॉडी, है ना। वात में स्लिम यानी पतला हो जाए बहुत ज्यादा बॉडी, या बालों का झड़ना इस तरह की, या अवस्था, अवस्था जन्य, यानी इस सृष्टि में जो शाम का कंटेंट है, वो शाम को जो है वात की वृद्धि होती है, दिन में पित्त की और सुबह कफ की वृद्धि होती है। तो हम इस तरह से माने, या ऋतुचर्या में ऋतुओं के हिसाब से 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में अलग अलग डिविजन्स हैं, उसमें भी वात पित्त कफ है। कौन कौन सी ऋतुओं में, ऋतुचर्या के हम चैप्टर में ये हम जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि वाग्भट ने ऋतुचर्या यानी दिनचर्या या ऋतुचर्या पर बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। यानी अष्टांग हृदय भाग 1 में उन्होंने दिनचर्या अध्याय भी बताया है, यानी द्वितीय अध्याय जिसको बोलते हैं। प्रथम में भी, अन्य अध्यायों में भी ये चर्चा मिलती है, लेकिन खासकर जो है दिनचर्या, यानी सुबह का हम कफ मान लेते हैं, दिन का पित्त और शाम का वात। ऐसे ही अवस्था यानी उम्र की अवस्था, बाल्य अवस्था हमारी हो गई कफ की, युवावस्था हमारी पित्त की, और इसके बाद यानी जिसमें हम लोग हैं, इस अवस्था में जनरली वात की अवस्था। तो आपने देखा होगा वात वालों को नींद कम आती है। आपकी दादी नानी जरा सी खट आवाज से उड़ जाती है, इसका मतलब बच्चे नहीं उठते हैं, बच्चे आराम से सोते रहते हैं। जरा सा कहीं खटका हुआ, नींद खुल जाती है, घंटों नींद नहीं आती है। ये वात की अवस्था है, और कम सोता है। बच्चा ज्यादा सोता है, बड़ा उससे कम। और एक वात की अवस्था वाला यानी वृद्ध, वृद्ध कहने में कोई बुराई नहीं है, सबका समय आता है हर चीज का।
तो ऐसी जो अवस्था है, ये अवस्था जन्य व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो उसमें वात की वृद्धि होती ही है। तो वात को कंट्रोल करने की जो विधियां हमारे यहाँ बताई गई हैं, इनका हम अनुसरण करें, इनका पालन करें। वात का दुश्मन क्या है? चिकनाई जितनी भी है, घी तेल जितनी भी है, सब वात का दुश्मन। पित्त का दुश्मन सिर्फ घी है, तेल नहीं है। तेल से और बढ़ जाता है। तो जिनको एसिडिटी है वो घी का प्रयोग कर सकते हैं खाने के बीच में, तो उनको अच्छा रहेगा। खाने से पहले भी तरीके सबके अलग अलग हैं, बताएंगे किस किस प्रकार की एसिडिटी, क्योंकि उसमें भी वर्गीकरण आ जाते हैं। तो वर्गीकरण जब हम बीमारियों की चर्चा करेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में विस्तृत व्याख्या है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग। कफ की चर्चा कर लें तो कफ में मैंने आपको बता दिया 5 प्रकार के कफ। और कफ जो बाल्यावस्था है, बच्चा आराम से 8 घंटे भी सोता है, 10 घंटे भी सोता है। तो ये एक व्यवस्था है हमारे इस प्रकृति में। जो भी जीव प्राणी आज विद्यमान है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, महिला और पुरुष दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक को माने तो महिला और पुरुष कुछ नहीं होता। वो तो कहता है कि प्रकृति और पुरुष दो ही चीजें होती हैं प्रकृति में। ऐसी वेदों में जाएं, वेदांत में जाएंगे तो आपको भी यही सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे अन्य ग्रंथों में भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगा। पुरुष का मतलब बीजारोपण करने वाला। चाहे आपकी बहन ने, आपकी माता ने कोई आम खाया, आम का गुठली उठाई और जमीन में डाल दी, तो वो भी पुरुष है, क्योंकि बीजारोपित किया ना उसने। राइट। तो प्रकृति और पुरुष दो ही संरचना है। प्रकृति क्या है? जहां वो धरती वो बीजारोपित की गई है, चाहे वो महिला का गर्भाशय हो या किसी 54,000 जो मैमल्स हैं इस सृष्टि में, जो स्तनधारी हैं, उन सब का गर्भाशय भी उस समय प्रकृति बन जाता है जब पुरुष उसमें बीजारोपण करता है। यानी धरती हो या किसी और व्यवस्था, यानी इस प्रकृति को संचालन करने की कोई भी व्यवस्था जिसमें बीजारोपण करने वाला, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो सभी पुरुष की श्रेणी में आते हैं। मैंने जामुन खाया, गुठली को यहाँ फेंक दिया, तो मैं भी पुरुष। राइट। हमारी माता जी ने जामुन खाया, गुठली फेंक दी, जमीन में बीजारोपित हो गई है, वो भी पुरुष। यानी बीजारोपण करने वाला। तो इस तरह की व्यवस्था हमारी सृष्टि में मान्य है और हमारे शास्त्र ग्रंथ इसी की चर्चा करते हैं। और इसी व्यवस्था को संचालित करने में हमारी जो ग्रंथ आयुर्वेद जिसको बोला गया है, ये हमारा इस बॉडी का मैनुअल है, इस सृष्टि का मैनुअल है। न केवल इस शरीर का, वो पूरी सृष्टि का मैनुअल है। जो जो ये मशीन चल रही है, यानी 5 तत्वों के साथ में चेतनावान ये मशीन हो गई, जिसने भी बनाई, चाहे प्रभु ने बनाई, राधे राधे कर लो, श्री राम बोलो, जो भी अल्लाह बोलो, जो भी बोलने वाला है, जो भी एक व्यवस्था है, इसमें ये जो मशीन आई है, इसमें जो भी फीचर डाले गए, ये सब 5 तत्वों के साथ ही हैं। और जो मशीन बनाते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, कार हो, उसका एक मैनुअल आता है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी को इतना चलाना, सेकंड में इतना चलाना। ये मैनुअल है। मैनुअल पढ़ते हैं हम, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हमारे पास आयुर्वेद नाम का एक मैनुअल है इस मशीन के लिए, सृष्टि के लिए। वो ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म प्रदत्त है, ऐसा माना गया हमारे ग्रंथों के द्वारा और हमारी सृष्टि में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। राइट। हर गुरु एक ही बात कहता है, ये सब ब्रह्म वाक्य है। तो यानी ब्रह्म वाक्य ऐसा वाक्य जो सृष्टि में मैं हूं या मेरी कोई आने वाली पीढ़ियां होंगी या आने वाली और भी संरचनाएं होंगी, चाहे मैमल्स में हो सकती हैं, किसी भी जीव संरचना में उनकी आने वाली पीढ़ी हो सकती है। सृष्टि में 30 सेकंड से शुरू होकर के जीव यात्रा शुरू होती है। एक 30 सेकंड में भी जीव आता है सृष्टि में, अपने बच्चे आने वाली पीढ़ी को पैदा करता है, 30 सेकंड की यात्रा करके पूरा चला जाता है। यानी छोटा से छोटा 30 सेकंड में आधुनिक विज्ञान मानता है। बाकी की यात्रा हजारों की भी है। सांप की कहा जाता है कि 1000 की साल की यात्रा है, जीवन यात्रा। ऐसे अन्य व्यवस्थाओं में हमारी जो संरचनाएं हैं पाई जाती हैं इस सृष्टि में, वो सारी, इसका मैनुअल आयुर्वेद है।
चाहे किसी भी जगह हो, गाय को भी चोट लगती है, उसकी मात्रा उसके वजन के हिसाब से 300 किलो वजन है, 300 मात्रा के अनुसार वही मेडिसिन जो आपको लगती है काम, वो गाय को भी लग सकती है, भैंस को भी लग सकती है। वही मेडिसिन जो आपको काम लगती है, मेडिसिन आयुर्वेद में होता ही नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हम आपको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे, इम्यूनिटी देंगे, आपको इम्यून करेंगे, आप खुद रोग को लड़के मार पीट के भगा दो, तो आप दोबारा नहीं आएगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी तो हमको रोग नहीं आएगा। तो मेडिसिन कुछ ही नहीं है, एक व्यवस्था, हमने नाम दे दिया उसको कि मेडिसिन। तो न्यूट्रिशन बोल सकते हैं या मेडिसिन बोल दें, या जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज की कमी हो गई है जो हमारे शरीर में डाल रहे हैं, वो एक आयुर्वेद मैनुअल के तहत, एक व्यवस्था के तहत जो कार्य कर रहे हैं, वही मैनुअल आयुर्वेद है। उसका ज्ञान हम सबको परिवार में था, होना चाहिए, है भी और रहेगा भी। इस पर हमें आगे व्यवस्थाओं को बनाना है। इस व्यवस्था में हमारे योगी जी, अन्य हमारे वक्ता लोग इस व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबका सादर धन्यवाद, आभार। और आप सब उस व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर, हम सबका व्याख्यान, हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सबका सादर आभार, धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो ले सकते। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो समझाया वो बहुत ही दार्शनिक तरीके से। अब इसको व्यवहारिक करते हुए जो मिलेट्स का जो प्रयोग है उस पर, चूंकि आज मिलेट्स पर चर्चा है, मिलेट्स का जो प्रयोग है आमतौर पर देखा जाता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बाजरा हम ठंडी में खा लेंगे और भात हम गर्मी में ये सॉरी वाई जो भात वाले हैं वो लोग बात का ध्यान देना है या नहीं देना है, लेकिन जौ खा लेंगे, हम गर्मी है तो जौ खा लेंगे। तो इस पर आपको थोड़ा प्रकाश डालना है, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि और भी प्रश्न आ जाए, तो इनको मिलाते हुए बाकी लोग का क्या प्रश्न है उसको देखते हुए इसे जवाब दें। तो और जी, किसी आप का अभी प्रश्न तक हो का, तो। जी अभी तक का जो हमारा जी व्याख्यान हुआ है, आज केवल परिचय था। अगला जो अभी मैंने बताया कि हम जो अगला जो व्याख्यान होगा वो इन्हीं चीजों पर होना है। फिर बात पर चर्चा करेंगे, कौन सी मिलेट्स, कैसे व्यवस्था, है ना। अभी मैंने बताया इसके 6 भाग बनाए हैं हमने, क्योंकि ये एक लंबा विषय है। पिछले बार आप लोगों का आग्रह भी था, आदेशित हाँ। किया था, तो आपने कुछ कोशिश की है, तो अभिषेक, करते हैं। अभिषेक जी कोई हैं? जी बैंगलोर सर। वाले अभिषेक जी हैं क्या? जी 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 सर। जी जी प्रणाम जी, सर। अभिषेक जी आपका प्रश्न जी, कीजिए। जी सर, थोड़ा सा बहुत अच्छा बोला आपने सर, सॉरी मैं काफी लेट ज्वाइन किया। सर मैंने थोड़ा बहुत देखा कि वृक्ष आयुर्वेद में ना गांव के स्वास्थ्य की भी बात है, जिसमें तालाब जरूरी है ताकि ज्यादा घास आए, ताकि गौ माता के लिए अच्छा रहे, बकरी के लिए भी अच्छा हो जाएगा, हाथी चूहा सबके बीच वो संतुलन बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे जगह पे देखा कि वो जो वॉशिंग मशीन, आईफोन या ड्रोन या सोलर पंप पे ज्यादा ध्यान है, रादर देन जो प्रकृति के एल्गोरिदम्स हैं, जो कंप्यूटर की तरह हैं, जो मतलब अपना बच्चा खुद ही पैदा कर देता है घोड़ा, तो किसी तरीके से स्प्लेंडर गाड़ी से आगे है, और 500 साल बाद स्प्लेंडर चले ना चले, वो चलेगा। तो ये जो हमारा बायोटिक सिस्टम्स इनको कहा जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट में, वो गांव के लेवल पे, तो ज्यादातर पेड़ को एक सिर्फ एक आम का पेड़ की तरह देखा जाता है, और वृक्षारोपण को काफी कोने में रख दिया जाता है गांव के स्वास्थ्य के लिए। तो ये फ्रेमवर्क्स को अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, एसिमुलेट करना चाहते हैं, तो सर इस पे कुछ आप बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, तो हम लोग को बहुत आभार जी रहेगा। अभिषेक जी, जी जी जी, धन्यवाद अभिषेक जी, आपका बहुत उचित और व्यवस्थाजनक प्रश्न है। तो उस पर, हालांकि आपने देर से ज्वाइन किया, तो बहुत सारी चीजें आपके मिल जाती है इसके अंदर उत्तर आपको। हमने जो बात की है, हमारी जो सृष्टि है या सनातन परंपराएं हैं, वो सह अस्तित्व आधारित है। सह अस्तित्व का विषय हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में है। सह अस्तित्व का विषय गाय पर आधारित केवल नहीं होकर के बकरी भी है उसमें, जीव संरचनाओं में। इसलिए मैंने 54,000 मेमल्स की भी चर्चा की, कीट पतंगे की भी चर्चा की,
और उस विषय की भी बात की। जो 30 सेकंड का एक प्राणी आता है, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अपना जन्म लेता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे जाता है इस सृष्टि को, और आने के बाद में वो चला भी जाता है। तो 30 सेकंड से हजारों साल तक की यात्रा के जीव इस सृष्टि में आते हैं, वो सब 5 तत्व आधारित व्यवस्था पर कार्य करते हैं, और उसी 5 तत्वों की व्याख्या के तहत ही वो सब क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं इस सृष्टि में होती हैं। तो ग्राम की जो व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया है, ये सहअस्तित्व आधारित है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो आजकल हो रहा है, जो होने चाहिए उससे कुछ हटकर हो रहा है, वापस ये जो 2020 का जो समय के बाद की अवस्था है, आपने देखा होगा धीरे धीरे हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये आने वाला समय और फिर उधर ही ले जाएगा आपको, क्योंकि प्रकृति अपना विकास क्रम जारी रखती है। प्रकृति में क्षीणता एक समय तक आती है, उसके बाद में वापस से उस व्यवस्था में आप देख रहे हैं। ये साल पूरा भीषणतम आपदाओं को आने का, आपदाओं की आने का आंदोलन की तरह से दिख रहा है। एक तरह से आपदाओं का आंदोलन ही है। तो क्योंकि हमने इसके साथ बहुत कुछ कर दिया है, सह अस्तित्व का विषय हम भूल गए। सह अस्तित्व का विषय भूलने के कारण जो मानवीय व्यवस्थाएं थी, मानवीय व्यवस्थाओं का मतलब ये नहीं होता सृष्टि के अंदर के मानव ही सृष्टि से उच्च हो गया है। मानव सृष्टि के साथ में सह अस्तित्व की बात कर सकता है, तभी इन व्यवस्थाओं को हम कायम रख सकते हैं। स्वस्थ परंपरा जीने के लिए अस्तित्वहीन व्यवस्था में हम नहीं जी सकते। वापस आना तो उसी पर पड़ेगा, और आ भी रहे हम सब लोग मिलकर के। आप देखिए, जागृति पहले इस तरह के व्याख्यान कौन सुनता था, लेकिन अभी सभी लोग जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो आपकी जो भावनाएं हैं, जनरली लोग उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है हम थे क्या, हम हैं क्या। तो पहले हम अपने सह अस्तित्व की पहचान कर लें, तब तो हम आगे की बात कर पाएंगे। तो इसलिए हम जुट भी रहे हैं, और इस ज्ञान को, सह अस्तित्व के ज्ञान को हम एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। कुछ और आपका बात यदि कहना चाहते हैं या रह गई है, तो मैं आपसे फिर से उसी पर मुखातिब होऊंगा, नहीं बताइए। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया सर, मैं अलग से भी जुड़ता हूँ। जी जी। जी अ, जी जी। हमारे अभिषेक जी एक युवा योगी है। मतलब बहुत बढ़िया। काफी जागृत हैं और प्रकृति से जुड़कर क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक जी। तो अभी प्रेमानंद महाराज जी, आपने हाथ रेज किया था क्या? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी। और हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इतनी महान शख्सियत लोगों से मुलाकात इस मंच के माध्यम से हो रही है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और आज हमारे जो प्रधान चतुर्वेदी जी ने जो बताई हैं चीजें, वो वाकई में कोई नहीं जानता है। जब तक सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, कहीं देखेगा नहीं, तो जानेगा क्या। आयुर्वेद में तो वो पावर है जो आपने बताई है। और आज हमारे ऊपर जो केमिकल की दवाइयों का जो बोझ पड़ रहा है, तभी तो केवल आयुर्वेद ही था। तो इस चीजों को इतना ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है कि खान पीन से ही सब कुछ निर्भर हो सकता है हमारे शरीर का पूरा सिस्टम। तो हम क्यों दवाइयों के चक्कर में पड़े। दवा तो मर्ज को दबा देता है, और आयुर्वेद लड़ने की क्षमता पैदा करता है शरीर के अंदर उस मर्ज से। जो आपने बताया, बहुत ही अच्छा व्याख्यान आपका रहा। और लगभग हमारे समझ से 55-60 की उम्र के बाद सभी लोगों को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम्स वगैरह आने लगती हैं। इस पर भी कभी किसी समय चर्चा हो, और इसका निदान का भी कोई प्रशस्त मार्ग हो, तो बताने की कृपा करें। और सभी को निरोगी रखने में आप बहुत बड़े सहायक हैं। इसलिए मैं पुनः प्रशांत चतुर्वेदी जी को वंदन नमन करता हूँ।
अपनी बात को मैं यहीं से विराम देता हूँ, और भी हमारे भाई लोग मौजूद हैं, वो भी अपनी बात को रखें। जी, धन्यवाद, प्रणाम। और किन्हीं बंधुजनों का कोई प्रश्न है तो अपन उस पर मनन करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम प्रशांत जी। जी जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम। जी आपने बहुत 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 अच्छी जानकारी दी है। मिलेट के उपयोग कैसे है, क्या है, तो ऐसी जानकारी हर हफ्ते में एक बार मिलेट के ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और अब जब महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में जो ऑर्गेनिक खेती में भी हमने मिलेट लगाए हैं, वो भी बहुत अच्छे। आपको दे देंगे, क्योंकि हमने पूरे भारत के अलग अलग जगह के मिलेट टेस्ट किए हैं। सबसे टेस्ट हमारी कोल्हापुर मिलेट्स की है, और बहुत बढ़िया। दूसरी टेस्ट हमें उत्तराखंड की मिलेट्स की लगी। बाकी जबलपुर का भी मिलेट अच्छा है। दो चार पॉइंट अच्छा है कि जहाँ का मिलेट जमीन में पैदा होता है, उसकी टेस्ट और उसका पका हुआ प्रोडक्ट भी, कैपेसिटी, प्रोसेस किया तो रहने की, ये भी हमने पूरा, यहाँ 100 लोग हैं हमारे वीएनआईटी के नागपुर में, और 100 स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग मिलेट के ऊपर। अलग अलग बाय प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, 70 से 80 बाय प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं। और यहाँ 250 एकड़ का कैंपस है वीएनआईटी का, और वहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छा मिलेट के बाय प्रोडक्ट बना के दुनिया में लोगों को बताते हैं। अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो हम 3 दिन के लिए आपको नागपुर बुलाएंगे, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है वो अभी कई मिलेट के किताब में नहीं है। मिलेट के क्रॉप के बारे में है, कितने दिन में आएगा, प्रोडक्शन कितना आएगा। बहुत लोग तो पूछते कि जैसा कुटकी है, कुटकी को कैसा साफ करना, हमारी तो कुटकी बन गई, हम नहीं खा पाते इसको। फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल में तो दो चार टाइप इधर भी महाराष्ट्र में अच्छा चलते हैं। फॉक्सटेल के बारे में भी लोगों को बहुत सारी जानकारी देना चाहिए। हमारे यहाँ बुखार आता है तो हम फॉक्सटेल मिलेट का यूज करते हैं। और दूसरी चीज है बहुत बढ़िया। फॉक्सटेल, फॉक्सटेल की हम जिलाबी बनाते हैं, वो भी देसी गुड़ में। और वो कोल्हापुर का हमारा एक स्पेशल एक पदार्थ है, जिलाबी, फॉक्सटेल जिलाबी। और उसको रेट भी अच्छा मिलता है, घी में बनाते हो, और रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये सारे बाय प्रोडक्ट भी क्या क्या बनेंगे और इसका उपयोग कैसा होगा, ये भी बताना बहुत जरूरी था। आपका ये आज मैं 1 घंटे से समझ लो 45 मिनट से सुन रहा हूँ। तो जितनी मीटिंग हुई, इतने मीटिंग में, इस मीटिंग में मुझे बहुत मजा आया, और ऐसी बात होना चाहिए। और सबने मिलेट का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने, आपका आभार जो आपने सराहा। जी, और किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है तो हम उस पर चर्चा कर लें, या कोई जो ध्यानाकर्षण सवाल या प्रस्ताव है कोई तो बात। उस पर ले लें। ये योगी जी, अपने जो सदस्य हमारे परिजन लोग हैं जो हमें प्रस्तावित कर रहे हैं, उन विषयों को हम नोट कर लें, है ना, जिन पर अपन आगे नहीं, चर्चा अभी कर अभी सकें। जो आपका, अभी अभी जो आ, हमारे सुरेश
दास सेना जी जो वो मिलेट की खेती की बात कर रहे हैं। तो सुरेश जी आप बताएं अपनी बात। आप 400 एकड़ में क्या आप कर रहे हैं खेती एवं बहुत बढ़िया। प्रोसेसिंग जो मिलेट? हाँ जी। सुरेश जी हैं आप? सुरेश जी तो अभी नहीं है मीटिंग में। और तो बलदेव राज सूद जी आप कुछ व्यक्त करना चाहेंगे? और भी कोई साथी जो इस विषय पर, क्योंकि यह एक विषय ऐसा है कि हम लोग जो गौ कृषि की क्रांति कर रहे हैं उसमें ये परिवर्तन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अनाज हमारी परिवर्तित होगी तो जो मानव शक्ति है वह फिर से वापस आएगी उस स्थिति में। तो गौ आधारित जो लोग भी काम कर रहे हैं, बलदेव राज सूद जी, राजीव पटवर्धन जी, आप लोग अपने विचार व्यक्त करें प्लीज। सचिन अवस्थी जी, बाकी लोग भी। डॉक्टर रवि आहेर जी, नागपुर, थोड़ा अपना हाँ, परिचय दीजिए। डॉक्टर रवि आहेर जी। डॉक्टर रवि आहर जी, निवेदन है आप अनम्यूट करें, अपने वीडियो ऑन करें, अपने बारे में बताएं। बाकी अन्य साथी। मैं कर लूँ अंतरंग जी, आचार्य जी, अंतरंग जी। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी। हाँ हाँ, हाँ प्रणाम। प्रशांत जी को प्रणाम, आपको प्रणाम। और जी प्रणाम मेरा प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने मिलेट्स के ऊपर बताया था, तो जैसे इसके प्रति जो मिलेट्स के प्रति जो रुझान है और आज के समय की ये मांग है, तो उसके प्रति अ, अपना जो मतलब जो अपन बोलते हैं इसके प्रति जो चेतना है या लोगों के इसके प्रति जागरूकता है, वो कैसे बढ़े और कैसे इस चीज़ को अपनी जीवनचर्या में सही तरीके से हर पीढ़ी के लिए ये सारगर्भित से और सही रूप में जी ये प्रकल्पित हो। एक बात। दूसरी बात, जो आयुर्वेद के बहुत प्रति बढ़िया। जी आयुर्वेद के प्रति जो चिंतन है, आज एलोपैथिक होता है और एलोपैथिक में तुरंत उसके रिजल्ट दिखते हैं, तो आयुर्वेद के प्रति भी जो उसका जो बोलते हैं जो रिजल्ट्स वगैरह है और जो रुझान है, इसकी विश्वसनीयता और ज़्यादा कैसे गहरी होती जाए, और इसके मिलेट्स के ऊपर भी कैसे ज़्यादा उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा आगे जमे, और वो ऐसे नहीं लगे कि जैसे लोगों का चिंतन होता है, आम धारणा इसमें ये होती है कि इसमें चीट होते हैं या इसमें मिलावट होते हैं और होते हैं, लोगों का मतलब अपना अपना हर तरह, मतलब ये कोई कोई तो फालतू अपने बस गेहूं की रोटी खाओ, मैदे की खाओ और खाओ, इस तरह के चिंतन होते हैं, तो उससे कैसे उबरा जाए, ये मेरा प्रश्न है। ओम राम। जी प्रदीप जी का प्रश्न का उत्तर मैं देता। जी 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 प्रदीप बताइए। जी, महाराष्ट्र में हमने मिलेट के छोटे छोटे प्लॉट बनाए हर जगह, हर केवीके में। और वहाँ प्रदर्शन में हम लोगों को बुलाते और सारे मिलेट के वहाँ दिखा देते। जैसा आप नारायणगांव आएंगे तो आपको दिखा देंगे कि हमने मिलेट की शॉपी खोली है। सोलापुर में भी मिलेट की शॉपी खोली है हमने, मिलेट्स के नाम से। यहाँ सारे टाइप के मिलेट्स मिलते। खेत में भी हमने बोर्ड लगाए हैं और मिलेट का डेमो प्लॉट किया है। और जब क्रॉप हार्वेस्टिंग में आता है तो हम लोगों को बुला के दिखाते कि भाई ये मिलेट्स है, ये ऐसा आता है, इतने दिन में आ गया, एकड़ में इतना होता है, और इसका प्रोसेस कैसा करना है, इसका आटा कैसा बनाना है, ये सारी चीजें हम महाराष्ट्र में इतने जोर से कर रहे हैं। हमारे 4 कृषि विद्यापीठ है और सारे कृषि विज्ञान केंद्र है, और बाकी जो हमारी किसान की टीम है वो भी ये काम जोर से कर रही है। आप हर जगह आएंगे तो आपको मिलेट के खेत दिखेंगे, मिलेट के प्लॉट दिखेंगे,
मिलेट के बारे में जो पुराने लोग हैं वो जानकारी भी देंगे आपको। ये मिलेट का फायदा क्या है, इसका उत्पादन क्या चीजें आपको जगह जगह महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। और हजारों एकड़ में मिलेट का प्रोग्राम चल रहा है, कोल्हापुर में, रायगढ़ में, रत्नागिरी में और नागपुर में, हमारे वाशिम डिस्ट्रिक्ट में चिया सीड जैसा मिलेट हमने लगाया है। बहुत सारे एकड़ पे इसका प्रोडक्शन हम लोग ले रहे। और जगह जगह मंडी में भी हम व्यापारी को बोलते थोड़े मिलेट के बारे में चर्चा करो, क्योंकि हमारे उनके साथ संबंध रहते। तो हम उनको स्पेशल लोगों को बुला के मिलेट्स के बारे में जानकारी देते। जहाँ मेला होता है लोग आते हैं, मीटिंग होती है, कृषि मेला होता है, तो वहां भी हम खास मिलेट के पोस्टर लगाते और मिलेट के बारे में पहले 2 4 5 मिनट बातें करते। ऐसे हम लोग इसका प्रचार प्रसार, प्लांटेशन और इसका हार्वेस्ट करना और इसका पैकिंग करना और लोगों के पास मिलेट के प्रोडक्ट जाना चाहिए, इसलिए हम इसका आटा बन के 200 ग्राम का आटा कई जगह प्रेजेंट भी देते गेस्ट को। धन्यवाद। ओम मरम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, इस पे अ, थोड़ा सा आपका आग्रह का मैं थोड़ा सा बता दूं बात को। देखिए, ये सारी चीजें आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो डिमांड और सप्लाई का विषय है। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को लोगों के रुझान के साथ जोड़ने का प्रयास जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये सारी चीजें बढ़ेगी नहीं। हम किसानों के साथ में इंसाफ कर सकें, इस विषय के लिए सबसे पहला हमको काम करना होगा। क्योंकि जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनकी मेहनताना या एक व्यवस्था जो बननी चाहिए, उस व्यवस्था के लिए हमें जगह जगह जाके आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य को लोगों को समझाना पड़ेगा। देखिए, डिमांड और सप्लाई का खेल है। हमने डिमांड क्रिएट करनी है क्योंकि हर घर में हमारी सरकार ये मान चुकी है कि सभी बीमार है ना। तो हम बीमारी के आधार पे उनको ये कहें कि सोमवार को ये वाला खाना है, मंगलवार को ये खाना है, बुधवार को ये खाना है, गुरुवार को ये वाला खाना है। 7 दिन का एक फॉर्मेट बना के आप पकड़ा दीजिए, कैसे नहीं डिमांड आएगी। हम मान लो 140 करोड़ का देश है, मुझे लगता है कि आने वाले समय ऐसा आएगा जो कमी पड़ जाएगी कि हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे, डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। और ये बढ़नी तो स्वाभाविक है क्योंकि हम बीमार हैं। सब बीमारी, देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करने में सहायक हो रहा है। तो क्यों ना हम उन 5 तत्वों की भाषा लोगों तक पहुंचाएं। यानी आपका जो मैनुअल है आयुर्वेद, है ना, जैसे ये आज हमने चर्चा की, तो हम लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के आदेश का पालन करते हुए मैं उस जगह पहुंचूं। और यही बात हम छोटे छोटे, राजीव भाई कहते थे वॉक वॉक एंड टॉक टॉक, हम छोटे छोटे कुनबे या व्यवस्थाओं में जाकर के किसी स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, ढाणियों में हम जाके इस चीज का व्याख्यान दें। उनको आयुर्वेद समझ में आएगा तो मिलेट्स तो अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि बिना आवश्यकता के कोई खरीदता नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये भी तो कहावत है हमारे समाज में। तो जब हम आवश्यकता यानी डिमांड पैदा करेंगे, तो वो तो सारी चीजें, फिर उसके प्रोक्योरमेंट की भी व्यवस्था होगी, उसके लिए रेसिपीज बनेंगी तरह तरह की, और अपने अपने क्षेत्र के अनुसार रेसिपी बनेगी, और रेसिपी भी रोग के अनुसार बनेगी। यदि आप लोगों को लगता है कि रोग के अनुसार रेसिपीज बनानी है, मैं सारे फार्मूले जनरेट करके आपको दे सकता हूँ, वो भी कर लेंगे। थोड़ा उसके लिए समय, और कुछ लोग मुझे मेरे साथ टाइप करने के लिए बैठ जाएंगे, तो हम उसको एक आपको लगता है किताब बनानी है तो किताब बना देंगे। लोगों तक कैसे पहुंचना है, आप लोग माध्यम बताइए, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी। जी। अ,
ये मिलेट्स में मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला तो ये है कि चना और मक्का जी ये क्या मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं? और दूसरा है, कभी मैंने एक साल पहले पढ़ा था, साउथ दिल्ली में ग्रीन पार्क में एक स्टॉल लगता था, तो मैं कभी कभी जी मिलेट्स खाने जाया जाया करता था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेने। तो मिलेट्स का ही रखता था पूरा, सुबह से रात तक उसका मिलेट्स का ही सारा मेन्यू होता था। तो मुझे किसी ने कोई कटिंग किया और बोला, कहने लगा कि मिलेट खाना अच्छी बात है, लेकिन उसको लगातार खाना नहीं चाहिए, उससे नुकसान भी होते हैं। जी, यही तो और मैंने अभी कहा था व्याख्यान में। जी राइट, किसको खाना है वो भी तो समझाना है लोगों को। जी जी। फिर नहीं तो क्या होगा, हमारी जो पद्धतियां, हमारे विषय बदनाम होना शुरू हो जाएंगे। अरे यार, ये तो कैसे कहते रहते हैं, और हमने खाया, देखो हमारे साथ ये हो गया, हमको तो जोड़ों का दर्द हो गया, हमको ये तकलीफ हो गई। यही तो चीजें जी समझानी है हमें, और करना क्या है। जी। जी, प्लीज तो कंटिन्यू। चना और मक्का, हेलो। ये मिलेट्स में आएगा या नहीं आएगा? हाँ, देखिए, वर्गीकरण की बात जहाँ तक करते हैं तो आयुर्वेद ने कई अभिषेक प्रकार के जी। वर्गीकरण किए हैं। तो ये शुक्धान्य की श्रेणी में आते तो हैं, लेकिन इनका विषय अलग है, इसलिए महर्षि निघंटू ने इसको अलग से लिया है ना। जी अब इसको यदि हम मानना चाहें तो मान सकते हैं। कोई, देखिए, क्योंकि है तो हमारी चीज है ना, कहीं बाहर से तो आई नहीं है। हमारे यहाँ पर पौराणिक काल से ये सारी चीजें इस्तेमाल होते आई हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके फायदे हैं, किसी के नुकसान है, वो सारी कुछ चीज को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या हमारी बॉडी मैनुअल या सस्ती के मैनुअल से समझना है। सस्ती का मैनुअल क्या है? आयुर्वेद। ये हम्म। तो बाजरा उसको, खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ज्यादा बाजरा राइट खाने राइट पर? राइट राइट अभिषेक जी, इस पर जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, अभी मैं, क्योंकि ये पहला, एक तो हमने पहले मिलेट पे चर्चा की थी कि मिलेट क्या है, मिलेट की हम्म उपयोगिता क्या हो सकती है, इन जनरल चर्चा की थी। आज हमें स्पेसिफिक के है क्या मिलेट, ये जानने का प्रयास किया, और आयुर्वेद की व्यवस्था में इसका क्या स्थान है, हम्म। ये जानने का प्रयास किया, और चिकित्सक की दृष्टिकोण से क्या देखा जाए इसको, है ना, इस पर चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे चिकित्सा किस प्रकार, इसके लिए, चिकित्सा के लिए क्या उपयोगी है, किस प्रकार से लें, इसको प्रयोग करें, इसकी रेसिपीज को प्रयोग करें। इसके लिए वात विषय पर हम अगला जो व्याख्यान करेंगे, अभी मैंने यही बताया ना, अगली झलक हमारी क्या होगी, हम्म। वात के रोगों पर चर्चा होगी, और इसका उपयोगिता, कैसे उपयोग करना है, इस पर चर्चा करेंगे। जी, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, आपका आभार, आपने धैर्यपूर्वक हमें समझा, सुना। जी, प्लीज कंटिन्यू। और किसी का कोई विषय? हाँ, हेलो। जी जी जी, प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, शानदार। नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी आवाज कोई दबा भी नहीं सकता है। अरे मैं बहुत देर से जुड़ा, क्योंकि मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी 7 तारीख को। ओह सॉरी। तो उनकी जी परसों 13वीं थी, तो इसलिए लोग आ रहे हैं बराबर घर में। जी तो जी इसलिए 3-4 दिन से मैं नहीं जुड़ पाया। जी, इस समय हम पर चाहते हैं आपकी आवाज बुलंद हो। मैं, ऐसा है, इस समय पर बच्चे मोमोज है, ये जो क्या नाम, ये जो चाइनीज फूड चल रहे हैं, ये बहुत अधिक सेवन करते हैं बच्चे लोग। जी, अब तो उसकी चटनी बहुत खराब होती है, तो इससे इन लोगों के लीवर से लेकर इनके सब पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगला जो है व्याख्यान आपका इस पर हो जाए कि इसको बचाने राइट का क्या उपाय है। राइट राइट राइट, कर सकते हैं। एक बार अपन ये 6 भाग जो अपन ने ये डिसाइड किए हैं, यदि हम्म। इनको ड्रॉप करके यदि उस पर जाना है तो यदि आप सब सहमत है तो हम दिनेश जी की बात पर हम चल देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, यदि एक बार इसको हम पूरा कर लें चिकित्सा जी के जी। दृष्टिकोण से, तो हम हम्म। एक बार इसको पूरा करके अगला व्याख्यान आपके विषय पर हम अच्छा, इसमें सामूहिक, सभी भाई लीवर, लोग तय कर लीजिए, वोटिंग कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कि साहब पहला कौन सा होना चाहिए अरे सभी की राय मैसेज मेरी में। ऐसा है, सभी की राय के साथ में ही मैं अपनी राय रखता हूँ।
अच्छा, दूसरे जी जी नंबर ये जी। लीवर फैटी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, वो भी करेंगे उसी में। जब अपन वात पित्त कफ के हिसाब से बीमारियों की चर्चा जब करने वाले हैं, जी तो आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर आपसे प्रश्न करेंगे कि अब आप बताइए क्या चीज छूट गया है, तो हम उसको पूरा कर देंगे। जी। बताइए। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आवाज आ रही बढ़ना है मेरी? अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ दादा, वो इनका जो हमारा जो आग्रह है उसको ऐसा कर सकते हैं कि बीच में ही इन सारे जो एग्जाम्पल के रूप में इस तरह के जो जंक फूड जो आज बहुत प्रचलित है उसको आप लेते रहिएगा एग्जाम्पल्स के रूप में, ताकि समझाने में थोड़ा लोगों को रुचिकर भी लगेगा और समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकली वो कर पाएंगे, राइट है राइट। ना? जी। मैं और जी मैं इसलिए सोच रहा था इस विषय में कि एक बार ये इसको पूरा कर देंगे ना, तो फिर इन्हीं की चीजों को अपन उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा डॉक्टर सुभाष जी ने भी चर्चा की थी कि हम इसकी अलग अलग रेसिपी पे काम कर सकते हैं, तो हम उसके ऑप्शन देंगे। देखिए, हम किसी को बोल दें बच्चों को, बेटा ये चीज खराब है, ये चीज नहीं खाना है, तो वो कहेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है, मेरे लिए कुछ ऑप्शन तो दो। तो पहले हम ऑप्शन पे जाएं, फिर हम किसी को मना करें कि मेरे बेटा ये अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट, करेक्ट करेक्ट। बहुत राइट बढ़िया, राइट। बहुत बढ़िया। बस जी। ये है कि रुचिकर रुचिकर होगा, क्योंकि जो हाँ जी, हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हुए और जी। जो लोग आज लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल को एग्जाम्पल देते हुए इसको बात करना है। क्योंकि आज हुआ ऐसा कि 25 लोग जुड़े थे, धीरे धीरे लोग कम हो गए, तो हमें इसको ऐसा बनाना है कि लोग आए तो छोड़ कर न जाए। तो इसीलिए, क्योंकि उनको लगता है कि अरे अभी क्रांति का विषय नहीं है, तो हाँ देश में व्यवस्था परिवर्तन का विषय नहीं है, जो कि सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन तो तब रहेगा जब हम स्वस्थ होंगे। तो इसीलिए आप इसको पहला सुख निरोगी सभी काया, के दूजी हो घर में माया। पहला सुख तो निरोगी, सब पहले चार सुख माया है ला हमारे। पहले सब माया लाना चाहते हैं बिना काया को ठीक किए। नहीं, पहला सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया, तीसरी जो हम संतति की चर्चा करते हैं, और चौथी पत्नी भरमाया, यानी मन को भाने वाली पत्नी। यानी ये एक परिवार के चार सुख हैं। नए नए भारत के हाँ, नए भारत के उसमें 21 तारीख को कल योग दिवस है, इसलिए सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत। हमारी तरफ से, सभी को शुभकामनाएं। जी। अ, तो अभी और कोई साथी हैं जो कि बोलना चाहते हैं? बलदेव राज सूद जी, राजीव पटवर्धन जी, कोई दिख नहीं रहे हैं। देखिए, हम लोग जो प्रश्न आते हैं उन्हीं से नई चीजें सीखते हैं। वो प्रश्न आएंगे तो हम उत्तर खोजेंगे। उत्तर हम्म। खोजेंगे तो शायद हो सकता है कुछ न कुछ नई चीज आएगी, सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूँ, बिना प्रश्न के सीख नहीं पाता। तो आप प्रश्नों की बौछार करिए, अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे जी। कि मुझको जीवन भर ही, मैं जब तक जीवित हूं तब तक मुझको सीखना है। राइट राइट। चलिए, महेश्वरी पांडे जी ने हाथ उठाया। महेश्वरी जी पांडे जी। पांडे जी, स्वागत। जी प्रणाम पांडे जी। हेलो, नमस्कार। जी जी प्रणाम। मैं माहेश्वरी पांडे आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। वैद्य जी, मुझे एक ऐसी समस्या है जिसको मैं बताता हूँ तो कोई समझ ही नहीं पाता कि ये भी कोई परेशानी है क्या, और उससे मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो जी कोई डॉक्टर या ऐसा कोई तो मेरी बात ही नहीं समझ पाते हैं। तो आप वैद्य हैं, और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरी परेशानी को समझ पाए। तो सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी, बहुत अच्छी आ रही है आवाज।
हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां से नाक शुरू होती है ललाट के नीचे से, उसके जी भीतर और 2 अंगुल ऊपर तक, ऐसा लगता है कि काफी भीतर वो मैं कोई बाल से भी पतली ऐसी बारीक नली है जहां कुछ कचरा जमा है, और वहीं मेरी सांसें जाके अटक जाती हैं। और वो दोनों भौहों के ऊपर ऐसा बहुत तनाव सा फील होता है। ये तब होता है जब मैं किसी काम में मानसिक रूप से व्यस्त नहीं हूं, तब ये नहीं होता। जैसे ही थोड़ा मेरी व्यस्तता कम हुई, सांसें वहीं जाके अटकती, ऐसा लगता है मुझे, बहुत परेशानी होती है भाई। जी, जलन तो नहीं है? नहीं, जलन नहीं। राइट राइट, जलन तो तो अब जैसे आपको मैं लगता है कि समाधान दे देता हूँ। जैसे लगता है कि पूरे शरीर का भार वहीं पे अटक गया है आप। जी, तो जी। आप वैसे क्योंकि समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, तो व्यक्तिगत के हाँ। लिए आपको व्यक्तिगत निर्णय के लिए संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अच्छा। आपको सामूहिक समाधान दे देता हूँ। ऐसा कोई आ रहा है मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्लॉकेज या इस टाइप की कोई चीज है, आपको जो पहाड़ी काला सरसों होता है, सरसों का अच्छा। तेल, हाँ हाँ पहाड़ी जो जो पहाड़ों पर उगने वाली सरसों होती है वो काली, हाँ वो वाली इसमें दवा का काम करती है शानदार। तो उसका जो तेल है, हाँ उसको 1 चम्मच ले लीजिए और 1 चुटकी उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए, उसको गर्म करिए, ठंडा होने पर, गुनगुना रहने हाँ पर नाक हाँ में 4 4 बूंदे डालिए हाँ और ऐसे लेट जाइए। हाँ धीरे धीरे लंबा सांस भरना है। हाँ हाँ। ये मैंने पूरा सांस लिया, उसके बाद में 1 2 सेकंड रोकना है, फिर पूरा सांस छोड़ देना है, इनहेल देन एक्सहेल। जी फिर जी उसके बाद में 1 2 सेकंड आप गिनती बोलिएगा 5 तक, 1 2 3 4 5। जी जी देन वापस से लंबी सांस भरनी, फिर 1 2 3 4 5 रोक करके जी सांस, फिर 5 तक गिनती बोलिए, फिर वापस डाउन करिए, फिर 1 2 3 4 5 मन में ही गिनना है, जोर से नहीं जी बोलना है। जी जी हाँ, जी। राइट। ये आप करते रहिए, ये प्राणायाम उस ऑयल के साथ करेंगे, आपको ये जी। नोजल सारी खुल जाएगी, इसके अंदर जो जमा मेम्ब्रेन में कचरा है, क्योंकि 3 मेम्ब्रेन्स हैं आपके यहाँ पर, अच्छा। है ना, तो ये हाँ पूरी यहाँ से जब अंदर जाएगा, हाँ। अंदर जाके ये पूरा कचरा जो है गले में आने लग जाएगा। गले अच्छा। में आए तो आप उसको मुंह में लीजिए, थूक दीजिए। जी वेरी सिंपल। जी जी। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इसी से दवाएं बनती हैं। अब वो ठीक। दवाई लिखने से खर्चा ज्यादा है, इसमें कम खर्चा है। जी जी। राइट। ठीक, धन्यवाद। वेलकम। तो सर। आगे हमारे जी। और साथी। जी सर, मैं एक बात रखना चाह रहा था। जी जी प्रभु। सर, मैंने मिलेट्स इकोसिस्टम में थोड़ा काम किया था। एक शीट भी बनाई थी मैप करने के लिए ना, कि स्टेट लेवल पॉलिसी पे मिलेट अलग है, इडली डोसा की दुकान पे अलग है और घर के अंदर अलग है, रेसिपीज का काम अलग है, और स्टेट लेवल मिलेट मिशन एनेबल करने के लिए प्रोसेसिंग मशीन्स के साइंटिस्ट लोग का काम अलग है। तो एक छोटा सा सर वो मैट्रिक्स टाइप का है, उसके अंदर हम लोग आगे प्लेयर्स को भर सकते हैं। टॉपिक वाइज कुछ कॉल्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग सब मिलके 50 लोगों को जानते होंगे जो मिलेट की रेसिपीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। और सर, मिलेट्स कंट्री के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइस हो नहीं पाएगा अभी, कोई कितना भी ट्राई करे। जब 800 फीट पे पानी साउथ में जा रहा है तो लोग रागी पे ही आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जब ट्रांजिशन करेंगे तो 6 फैमिलीज हैं जो राइस का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती हैं, प्रोसेसिंग का। और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग का हम लोग के पास ना मशीनरी है, ना इनोवेशन है, मतलब पॉकेट्स में है। बड़े लेवल पे मिलेट मिशन लेवल पे उड़ीसा ने कुछ ट्राई किया है, महाराष्ट्र ट्राई करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग की पहुंच है तो सेंटर पे एक पॉलिसी चेंज होनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से स्टेट लेवल पे मिलेट मिशंस इनिशिएट हो सकते हैं। मैं कुछ एक्सपर्ट्स लोग को जानता हूँ, जो वासन करके एक संस्था है, वहाँ रविंद्र जी हैं, जो उड़ीसा मिलेट मिशन के मतलब कोऑर्डिनेटर थे, मतलब एनजीओ साइड से। तो वैसे करके कई लोग हैं जो इस पे आगे काम बढ़ा सकते हैं। इसको पैरेललाइज कैसे किया जाए और हर सूत्र को धीरे धीरे अलग अलग स्पेशलाइज मीटिंग्स के थ्रू मुझे लगता है बढ़ा सकते हैं। और सर, आपने जो
डिमांड वाली बात कही वो बहुत अच्छी थी, हेल्थ केयर वाली। मुझे लगता है कम्युनिटी लेवल मैसेजिंग पे सबको अपनी हेल्थ की ज्यादा पड़ी है देश से, और वहीं से बात शुरू हो सकती है मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि अ, जो आजकल केंद्रीकरण जो हो रहा है ना चीजों का, वो थोड़ा ठीक नहीं है। आयुर्वेद ये मान के चलता है कि 20 कोस पे पानी बदल रहा है, भाषा बदल रही है, सारी चीजें बदल रही हैं, तो उसकी तासीर, उसके गुण भी बदल रहे हैं। तो माँ दुर्गा या इस प्रकृति, जिसको दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस प्रकृति को माँ दुर्गा कहा गया है, कोई 8 भुजाओं वाली दुर्गा नहीं है ना। तो जब ये माने हमारे ग्रंथों को यदि हम देखते हैं तो ये चीज समझ में आती है कि हमारी जो प्रकृति है हमारी जमीन के अनुसार बनी है। हम मान लो कोई चीज, कलकत्ता का चावल यहाँ खाएंगे, बांग्लादेश का चावल यहाँ खाएंगे, पाकिस्तान का कहीं और अमेरिका ले जाएंगे, वो हमारी इस सृष्टि के लिए, इस प्रकृति के लिए बना ही नहीं। तो उसमें जो कमियां है ना, वो दोष उत्पन्न करने के लिए तैयार है। तो शरीर में दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण यही है। एक तो प्रोसेस होना, क्योंकि ये सब करने के लिए हमें एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। तो आयुर्वेद के जो नियम है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, आयुर्वेद क्या मैनुअल, यानी इस सृष्टि का जो मैनुअल है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। तो किसी यूनिट को लगाना है तो इतना ही कि वो वहां पर ही उपयोगिता उसकी साबित हो सके। तो सबको ट्रेंड करना है हर गांव गांव में स्वराज की स्थिति के लिए। छोटी छोटी यूनिट को प्रयोग में लाना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट, हालांकि गवर्नमेंट की योजनाएं इस पे बहुत आ रही हैं, गवर्नमेंट चाह भी रही है कि आप लोन वगैरह करें, पर वो सेंट्रलाइजेशन वाली विकेंद्रीकरण की नीतियां आ रही हैं ना, जो हम पाश्चात्य से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक विकृति की ओर ले जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि उसमें फिर हम तरीके से कुछ और भी डेवलपमेंट करने लग जाएंगे, उसको प्रोसेस इतना कर देंगे। जबकि महर्षि वाग्भट तो यहाँ तक कहते हैं कि आज जो हमने खाना खाया है, वो कहते हैं कि जो खाना ताजा बने उसको 52 पल तक ही हमारे साथ रहना चाहिए। इससे पहले, वो 52 पल होने से पहले ही यदि जीवित फूड चाहिए, मृत प्राय भोजन तो हमारे शरीर को लगता नहीं। जब भी हमारे कभी B12 कम हो जाएगा, कभी D कम हो जाएगा, कभी C कम हो जाएगा, कभी कुछ कम हो जाएगा। तो मृत प्राय भोजन को हम यदि 45, आज 52 पल का मतलब आज हम उसको हमारी भाषा में देखते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष का भी विद्यार्थी हूँ, तो पल घटी ये सारी चीजें हम उससे देखते हैं, और आज की मिनट के हिसाब से देखते हैं तो 48 मिनट के आसपास आता है समय। तो 48 मिनट बाद उसका डिजनरेशन यानी मृत प्राय की और वो भोजन पड़ने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, दादी नानी क्या बोलती थी कि परिवार यदि संयुक्त है और या सब एक साथ बैठ के भोजन करें तो घर में लक्ष्मी रहती है, नहीं तो घर से लक्ष्मी जाती है। जाएगी कैसे? जो मृत प्राय भोजन करेंगे तो वो टॉक्सिन पैदा करेगा बॉडी में, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, पैसा खर्च होगा, जाने आने में खर्चे आने होंगे, तो इस तरह से लक्ष्मी जाएगी। तो जो उसका जो विज्ञान था उसके पीछे का आशय जो हम समझने से वंचित रह गए हैं, उसको ही लोगों को बताना श्रेष्ठ होगा, मेरा ये ऐसा मानना है। बाकी आप लोग जैसे जैसे अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब मिलके सीखते जाएंगे एक दूसरे से कुछ नई चीजें। जी अभिषेक जी, ओवर टू अभिषेक। अभिषेक जी, बहुत अच्छा आपने बता दिया। अभिषेक जी है, उन्होंने एक हाँ लिंक शेयर किया है। जी जी, जी अभिषेक जी बोलिए। नहीं, बस सर यही यही बात रखनी थी कि आपसे जुड़े रहना चाहेंगे सर, और इसमें से जिन जिन बिंदुओं पे आप लोगों को जानते हैं, तकनीकों को जानते हैं, या जिलों में कुछ काम को जानते हैं, तो वो हम लोग थोड़ा जुड़ना चाहेंगे उन चीजों से। आपने एक लिंक भी शेयर किया है ना, जी सर। अपना इकोसिस्टम। जी सर, जी, इसमें ये इमेजिनेशन था कि किसी जिले में अगर मिलेट्स हम बढ़ाना चाह रहे हैं उसका रोल आउट, तो उसको कैसे देखा जा सकता है अलग अलग लेवल पे,
कि एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास रेन फेड अनफेंस्ड फार्म है, तो उसको चैलेंजेस ग्रेजिंग के आते हैं। तो गांव पे शेपर्ड लेवल का यूनिटी होना चाहिए अगर हम मिलेट्स करना चाह रहे हैं। वैसे ही जो हम लोग के नव धातु होते हैं किसी पूजा करने के पहले, तो वो 9 दाल होती है। तो 9 की 9 दाल मिलेट्स के साथ मिक्स करके उगाई जाती है क्रॉप सिस्टम्स में, तो आपको मैक्रो वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ संस्थाएं इन चीजों में मतलब सीड बैंक्स और इन सब में काम कर रहे हैं। फिर वैसे ही जैसे सर ने बताया कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और लेबर सेविंग टेक्निक्स क्या हैं, चैंपियन फार्मर्स कौन कौन से हैं। फिर एक छोटी सी कोई दुकान अगर इस पे काम करना चाह रही है तो रेसिपीज की बहुत जरूरत है। कई सारे मिलेट्स को 2 दिन भिगाना पड़ता है, हॉर्स ग्राम जैसे हो गया, पुराने जो अनाज हैं। तो उसको हम याद नहीं रखते, एक बार एक रात भिगाएंगे तो कितनी भी सीटियां मारी है वो हार्ड ही रहेगा। तो अगर रेसिपीज के थ्रू मिलेट्स नहीं होगा तो वो कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट आता है, लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे शायद ज्यादा। बेकरी में मैदा आटा की जगह मिलेट्स में जो महंगी ब्रेड आ रही है, 200-300 रुपए ब्रेड, उसमें मिलेट्स आ गए, लेकिन कॉमन लोगों में नहीं, अभी नहीं आया है। तो उसके लिए क्या मैसेजिंग हो सकती है योगा डे के साथ या इन चीज़ों के साथ। सिमिलरली स्नैक्स प्रोडक्शन में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको शेल्फ लाइफ पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि 6 महीने अगर उसका बिस्किट रहना चाहिए तो उसमें कैसे करें कि प्रेजर्वेटिव भी ना डालना पड़े। कई लोग हैं जो आयुर्वेदिक सप्त धातु अर्क करके एक रेसिपी है जिससे दूध तक को 1 साल तक रखा जा सकता है बिना फ्रिज के, अश्वगंधा और क्या क्या चीजें डाल के। वैसे ही सर प्रोसेसिंग में 7 स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। फिर फ्लावर मिल्स के लिए कौन कौन सी मशीनरी प्रोवाइडर्स हैं, कौन से लोग उसकी सर्विसेज देते हैं, कितने किसान पे कौन सी मशीन है, ये 10 10 किलो डेली वर्सेस 10,000 किलो डेली में ब्रेकआउट हो जाता है। अगर किसी जिले में SRLM प्रोग्राम्स के थ्रू करना चाहते हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, टॉप लेवल डिपार्टमेंट्स को अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा मिलेट्स के बारे में, बॉटम में वो तेलुगु या पंजाबी में होना पड़ेगा कंटेंट। तो इस टाइप से सब मैप करने की कोशिश की थी कि कोई अगर मिलेट इकोसिस्टम से कोई एक सूत्र उठा के अपने गाँव या जगह में ट्राई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसमें क्राउड सोर्सिंग की जरूरत है, इसमें जस्ट स्ट्रक्चर था, कंटेंट बिल्कुल नहीं है। बट ये बात हुई तो सर मैंने सोचा कि इसको एक बार प्रेजेंट कर दूं। नहीं, बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा। आपने कही अभिषेक जी, क्योंकि ये जो आपने बात बोली ये काफी अच्छी बात है। ये एक पूरी इकोसिस्टम जो बनाने की बात किया, देखिए डॉक्टर सुभाष नालंगे जी भी इसी में काम कर रहे हैं। आपने भी एक इकोसिस्टम बनाने की प्रयास किया। और जो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी हैं ये मोर टुवर्ड्स जो उसके मेडिसिनल यूज हैं और चिकित्सा की तरफ हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है, क्योंकि ये 2-3 मिनट में पूरी अच्छे ढंग से समझ नहीं आएगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वेडनेसडे या थर्सडे को आप इसको पूरा डिटेल में बताएं, और फिर इसके बाद जो भी प्रश्न उत्तर और विचारों का आदान प्रदान है वो हो जाए। जी सर, ये जैसा बहुत अच्छी बात। तो आप इसको बहुत अच्छा। एक बार क्या कुछ विशेष बात कही गई शायद? लगता है वो अभिषेक जी हैं ये। कट गया कनेक्शन? हाँ। जी सर, अच्छा। सॉरी। जी सर, तो नहीं, वेडनेसडे। दूसरे अपने। जी हाँ, कोई बात नहीं, वो कर। अच्छा, आप अपना नंबर भी डाल दीजिए, हम डायरेक्ट ही कनेक्टेड रहेंगे। और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का भी नंबर इसमें डाल दिया है। अब बाकी सबसे निवेदन है कि ये जो हम लोग आयुर्वेद का सीरीज चला रहे हैं इसका हम लोग एक जगह पे सबको इनवाइटेड रखेंगे। तो सबसे निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना नंबर, जिनका हमारे पास नहीं है, जो लोग आज नए जुड़े हैं तो वो भी अपना नंबर डाल दें। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो कृपया, बस समय समाप्त हो चुका है और हम लोग 2-4-5 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। तो किन्हीं और की कोई प्रश्न रह गई हो तो कृपया आप व्यक्त करें, या प्रश्न या कोई बात रखना चाहते हो। जी जी, मैं अभी मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो अभिषेक जी, हाँ, आपका थर्सडे को डिस्कनेक्ट हो गया। मिलेट मिलेट इकोसिस्टम पर आप बोलेंगे, और फ्राइडे को मिलेट चिकित्सा का तीसरा पार्ट जो है डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी
का होगा। ठीक है। जी जी, बहुत अच्छे। जी अभिषेक सर। जी। जी सर, ठीक जरूर। है, तो मैं ठीक है। ठीक है, बहुत अंतरंग अच्छा। जी 10 बज गया है। हमारा रूल है कि 10 बजे के बियॉन्ड हम इसको कार्यक्रम को नहीं ले जाएंगे, और प्रश्न हाँ बिल्कुल, लगभग इसीलिए सभी तो ने पूछ मैंने लिए कहा हैं। कि जी और किसी को कुछ पूछना हो तो बस 2 मिनट के लास्ट एंड में एंड करेंगे। जी। तो हाँ, और किन्हीं का कोई बात रखना हो या कोई प्रश्न रह गया हो तो बताएं, नहीं तो हम एंड कर रहे हैं। मैंने इसलिए ना ये एपिसोड जो बनाए वो 20 मिनट मैक्सिमम सोच के बनाए, लेकिन क्या करूं, बहुत सारी जानकारी है। कम जी पढ़ने लग मेरा जाती है तो फिर ज्यादा हो जाता है। जी जी मेरा एक प्रश्न है। जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ का ही लोकल भोजन हम करें, ये तो बात ठीक समझ में आती है। पर अगर हम अपनी जगह छोड़ दें, प्रदेश छोड़ दें और कहीं बाहर जी। रहते हैं, हाँ तो जी। वहाँ वहाँ जो हम भोजन करें, वो भोजन उस क्षेत्र का होना चाहिए या जहाँ हमारा जन्म हुआ था वहाँ का। नहीं नहीं, देखिए उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। आयुर्वेद का जो नियम है या मैनुअल जो हमारा शरीर को चलाने का है, वो कहता है RST, रीजनल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। रीजनल का मतलब जिस रीजन में हम हैं, करंट पोजीशन, उसके साथ हमको तारतम्य बनाना ही पड़ेगा, उसका कोई ना कोई भाग हमको ग्रहण करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ, रीजनल। फिर सीजनल, उस सीजन में जो आया है, उस ऋतु में जो वो फूड आया है हमारे लिए, उसको ग्रहण करना। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल पे जाना है, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि हमारा जो शरीर उसका आदी हो चुका है, क्योंकि हम तो बिहार में पैदा हुए हैं, हम यूपी में पैदा हुए हैं, हमारी चावल खाने के बाद में चावल की आदत पड़ गई है, लेना ही लेना है। राजस्थान में ट्रेडिशन नहीं है। राजस्थान में तो बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी खा के बंदा सो जाता है। तो यहाँ यहाँ का ट्रेडिशन नहीं है। अब जैसे मैं 28 से 8-9 तक शायद मुंबई था। तो मुंबई में वहाँ के सिस्टम अलग है खाने के, वहाँ का खाना अलग, वहाँ के लोकल के हिसाब से आता था। तो मैं उनका भी पालन करता था और कोशिश करता था कि ये वाला भी हो। तो रीजनल, सीजनल और ट्रेडिशनल सारी चीजें हो। अब मैं अचानक से मुंबई गया, क्यों? एक तो दो चीजें हुई। वात वृद्धि हो जाती है एक तो वात की अवस्था में, तो मेरा डाइजेशन पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। हालांकि मैं पूरे सब तरफ घूमता रहता हूँ, एक भ्रमणशील व्यक्ति हूँ। जयपुर में तो घर अपना है, लेकिन 2-4-5 दिन महीने भर में रहता हूँ। लेकिन ये विषय इसलिए मैं उठा के आपको बता रहा हूँ कि इसका उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा। जैसे मैं वहां गया तो मेरा डाइजेशन पूरा तरह से ध्वस्त हो चुका था पहले दिन। सुबह जो मैंने भोजन किया था, शाम का भोजन नहीं कर पाया, जब तक रहा नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ चीजों पे मैं दूसरों पर डिपेंड था। अपने पर डिपेंडेंसी मेरी थी ही नहीं, जो वहां से मिलेगा वही होना है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब किसी हम परिवार में गए हैं, लोकल फूड हम उनके साथ में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी जरूरी है और आप वाला भी जरूरी है। तो अक्सर कर मैं क्या करता हूँ, अपने वाली चीजों को कुछ न कुछ कैरी कर लेता हूँ। तो ये व्यवस्थाएं तीनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ होनी चाहिए। डायरेक्टली पहले रीजनल, उसके बाद सीजनल, उसके बाद ट्रेडिशनल। इन चीजों को पूरे को यदि हम पालन नहीं कर पाते, तो निश्चित तौर पे हमें कोई ना कोई बीमारियां आएंगी। तो मुझे एक टाइम का भोजन स्किप करना पड़ा, शाम का भोजन मैंने बंद कर दिया वहां। सिर्फ सुबह का भोजन लेता था और सुबह फ्रूट्स चालू कर दिए। मेरा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, तब तक मैं वहां पे समय निकाल पाया। ये तो एकदम से कई बार चेंज होता है, कई बार दिक्कतें आती हैं और कई बार नहीं भी आती हैं। डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। पानी बदलेगा तो आपकी स्थितियां बदलेंगी, स्वाभाविक। जी। आपका कोई उत्तर शेष देना रह गया तो आप फिर से उठा सकते हैं उस बात को। जी। तो नहीं, समय समाप्त हो चुका है और हम लोग आपने बहुत सही उत्तर दिया हमें लगता है। तो अंत में हम
धन्यवाद ज्ञापन के लिए अभिषेक जी, अगर आप हैं तो आप कृपया इसे सत्य प्रकाश भारत जी समाप्त को करें। बुलाइए। सत्य प्रकाश सत्यप्रकाश भारत जी। भारत जी तो सत्यप्रकाश भारत जी हैं क्या? हाँ हाँ, सत्यप्रकाश भारत जी, आप कृपया आमंत्रित हैं और अंत में अपने 2 शब्द व्यक्त करें और हम समाप्त करें। तो सत्यप्रकाश भारत जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, इसको समाप्त करते हैं, वो शायद सो गए होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हम लोग फिर अगले जो मिलेट्स का सीरीज होगा उस पर फिर अगले हम शुक्रवार को मिलेंगे। तब तक के लिए कल एक नया विषय कल का जो होगा अभिषेक जी उसको व्यक्त कर देंगे और कल हम लोग फिर से मिलते हैं आज 8:15 बजे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद।